हेलो प्रो मैक्स स्टूडेंट्स, हम ऑफिशियली आपका फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करें क्योंकि बेसिक वगैरह तो ठीक है बट सप्लाई इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफिशियली इन योर सिलेबस। बट बिफोर दैट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सब प्रोफेशनल सिलेबस जो कर रहे हैं उन सबको, आप लोग नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो, आप अपने आप को फाइटर समझिए और जो फाइटर होता है उसके अंदर फाइट होती है। तो ऐसी पढ़ाई करो कि आपके अंदर फुल फाइट हो और उस फाइट की हेल्प से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सो ऑलवेज बी इन योर एटीट्यूड। और टेंशन क्या लेना, मैं बैठा हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, फाइट रखने का, पढ़ाई करने का, बाकी मैं देख लूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सप्लाई चैप्टर, सप्लाई अंडर जीएसटी। सर ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्लियर करता हूं। सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। सर टैक्सेबल इवेंट का मतलब ऐसी इवेंट जो बताएगा जीएसटी आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी इवेंट ही नहीं हुई तो जीएसटी आएगा कैसे। मतलब जब तक सप्लाई नहीं तब तक जीएसटी नहीं, सप्लाई हुई मतलब टैक्सेबल इवेंट अट्रैक्ट किया मतलब जीएसटी आ सकता है। चलिए सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, कौन सा एक्ट, ध्यान दो, सीजीएसटी। आपको मालूम होना चाहिए आपके सिलेबस में दो एक्ट एप्लीकेबल है, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट। करेंटली हम सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 की बात करें तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई का मीनिंग दिया है लॉ ने। कितने पॉइंट है सर, क्लॉज ए, डबल ए, बी एंड सी, 4 क्लॉजेस पढ़ो, सप्लाई का मीनिंग क्लियर। आइए देखते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब जी, मैं इसको अब जी बोलूंगा, ध्यान रखना। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब एस, तो सप्लाई ऑफ जी ऑब्लिक एस में शॉर्ट में यहां लिख सकता हूं, एक बार आप देख लो, आप भी लिख लो। सप्लाई ऑफ जी ऑब्लिक एस कैसे सप्लाई किया, ब्रैकेट में दिया मैंने, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। सेल ट्रांसफर आप जानते हैं, बार्टर एक्सचेंज भी आप जानते हैं, लाइसेंस, रेंटल और लीजिंग भी आप जानते हैं, लाइसेंस पे देना, रेंट पे देना, लीज पे देना, ये सब सप्लाई है। और डिस्पोजल, जो लोगों को ध्यान नहीं होता, और डिस्पोजल भी, ये ध्यान दो, और डिस्पोजल, अगर आप कोई गुड्स को बिजनेस में डिस्पोजल भी करते हैं, चाहे वो नॉर्मल रूटीन का सेल ना हो बट डिस्पोज ऑफ भी क्या, तो भी लॉ की नजर में ये सप्लाई है। ध्यान दो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। और डिस्पोजल, डोंट इग्नोर द वर्ड डिस्पोजल, वो भी सप्लाई है। प्लस कंसीडरेशन, अब आया समझ में सर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्री में नहीं, हमने जो गुड्स और सर्विस सप्लाई किए उसमें पैसा लिया है, प्लस कंसीडरेशन। तो देखो प्लस सी, सी मतलब कंसीडरेशन। आगे बढ़ता हूं, कहां पर किया आपने ये, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा सी ऑब्लिक एफ ऑफ बी, मतलब आपने ये काम अपने बिजनेस के अंदर किया है, तो प्लस सी ऑब्लिक एफ ऑफ बी, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये है सप्लाई। सर इसका मतलब हमने पर्सनल लाइफ में कोई सामान अगर बेचा तो वो जीएसटी का सप्लाई का मीनिंग में अट्रैक्ट नहीं होगा, इस पॉइंट के अंदर एटलीस्ट। तो ये पॉइंट पूरा क्या क्रक्स है, एक बार और सर्कल कर लो, देखो सप्लाई ऑफ जी ऑब्लिक एस प्लस सी कंसीडरेशन प्लस सी ऑब्लिक एफओबी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये हो गया सप्लाई का पूरा मीनिंग। लर्न करो इसको, पहला पॉइंट डन। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्लस कंसीडरेशन प्लस कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस डन। चलिए क्लॉज नंबर 2, ट्रांजेक्शन एटसेट्रा, सर किसके बीच में हुआ, बिटवीन अ पर्सन मतलब क्लब वगैरह एंड इट्स मेंबर, क्लब और उसके मेंबर के बीच में हुआ, विद कंसीडरेशन, क्योंकि यहां लिखा हुआ प्लस सी, लॉ कहता है ये भी सप्लाई है। मतलब कहने का मतलब नॉर्मली क्या होता है, क्लब में मेंबर जुड़े हुए रहते हैं, क्लब और मेंबर के बीच में जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो लोग कहते हैं ये सेल्फ सर्विस की तरह है, क्योंकि क्लब में आप ही क्लब के मेंबर और क्लब आप ही को सर्विस दे रहा है, खुद का क्लब खुद को सर्विस लेना कैसे सप्लाई होगा। लॉ ने कहा होगा ये सप्लाई, क्योंकि हम कह रहे हैं ट्रांजेक्शन एटसेट्रा बिटवीन अ पर्सन एंड इट्स मेंबर्स विद कंसीडरेशन इज इक्वल टू सप्लाई। शॉर्ट में लिख देते हैं, मेंबर्स, यहां लिखिए ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लब एटसेट्रा एंड मेंबर्स प्लस सी, ये हो गया सप्लाई का मीनिंग। चलिए थर्ड पॉइंट, शॉर्टी में लिखा हुआ है इंपोर्टेशन ऑफ, अभी ध्यान देने का, एस, इंपोर्टेशन ऑफ एस, सर्विस। सर एस का मतलब सर्विस, पहले पॉइंट में तो क्लियर कर दिया था ना, एस जी सी और सी ऑब्लिक एफओबी क्या होगा। तो इंपोर्टेशन क्या चीज का किया आपने, सिर्फ सर्विस की बात कर रहा हूं, राइट नाउ गुड्स की बात नहीं कर रहे हम। इंपोर्टेशन ऑफ एस हुआ प्लस सी कंसीडरेशन के साथ, पैसा के साथ, फ्री में नहीं, प्लस माइनस सी ऑब्लिक एफओबी, ध्यान दो प्लस माइनस सी ऑब्लिक एफओबी, चाहे ये बिजनेस में हो चाहे ना हो, ये हो गया एक और क्लोज ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्लियर। सर इसका मतलब ये हुआ अगर आप इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विस इंपोर्ट करते हैं पैसे देकर, फ्री में नहीं पैसे देकर, और ये काम चाहे आप अपने बिजनेस में करें चाहे ना करें, लॉ बोलता है हमको फर्क नहीं पड़ता,
पैसे देकर अगर सर्विस इंपोर्ट की, ये सप्लाई का मीनिंग में आएगा। बात खत्म। तो डन है 3 पॉइंट। 4th पॉइंट, स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज इवन विदाउट कंसिडरेशन। ध्यान देने का, स्केड्यूल 1 एक्टिविटी इवन विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी पढ़ाने वाला हूं जहां पर कंसिडरेशन मिसिंग है तब भी सप्लाई है, क्योंकि आपने फोकस किया होगा पहला तीनों पॉइंट में +C था। देख लो एक बार, पहला तीनों पॉइंट में +C था, कंसिडरेशन था। आइए, तो स्केड्यूल 1 की क्या एक्टिविटी है जो बिना कंसिडरेशन भी सप्लाई है, एक एक करके। तो स्केड्यूल 1 एक्टिविटी इवन विदाउट कंसिडरेशन, मतलब अब -C रहने वाला है, फिर भी वो सप्लाई है। कौन से केस है? केस नंबर ए, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। आप अपने बिजनेस के एसेट को अगर परमानेंटली बेच देते हैं, लॉ कहता है, यहां पर बिजनेस एसेट का मतलब यूजुअली फिक्स एसेट को रेफर कर रहा हूं मैं, यूजुअली फिक्स एसेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो फिक्स एसेट्स एटसेट्रा आपके बिजनेस के जो होते हैं, अगर आपने उसको परमानेंटली किसी को दे दिया, चाहे बिना पैसे लिए, देखो -C, चारों पॉइंट में वही रहेगा, आपको तो मैंने पहले ही बोल दिया। तो इवन विदाउट कंसिडरेशन ये सप्लाई होगी अगर ITC अवेल्ड ऑन सच एसेट। इसका मतलब ये हुआ उन एसेट्स को जब आपने खरीदा था तब आप उन पर क्या ले चुके हैं? ITC ले चुके हैं। ध्यान देने का, ITC आप अवेल कर चुके हैं उन एसेट्स पर। फिर कह रहा हूं, आपने अपने बिजनेस के फिक्स एसेट्स वगैरह को परमानेंटली अगर किसी को बिना पैसे लिए भी दे दिया, तो अगर आपने उस पर पास्ट में कभी ITC लिया हुआ है तो फिर आज वो सप्लाई माना जाएगा। सर इसका मतलब ये हो, अगर हमने पहले कभी ITC लिया ही नहीं, क्रेडिट ही नहीं लिया, तब वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर आपने कंसीडरेशन नहीं लिया तो, बिना कंसीडरेशन अगर बिजनेस के एसेट को परमानेंटली किसी को दोगे तो वो सप्लाई माना जाएगा, अगर आपने पहले कभी ITC लिया है तो। चलो डन है। अब स्केड्यूल 1 का एक्टिविटी नंबर 2, इसको पैरा बोलते हैं वैसे, बट ठीक है चलेगा। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब दो रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ या दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। लॉ कहता है अगर ये काम बिजनेस में हुआ, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फोकस देने का, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर ये काम बिजनेस में हुआ है तब कंसीडरेशन मिसिंग है, तब भी हम इसको सप्लाई मानेंगे। बिजनेस में रिलेटेड पर्सन, बिजनेस में डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में ट्रांजेक्शन करिए बिना कंसीडरेशन, तब भी ये सप्लाई है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक डाउट, सर रिलेटेड पर्सन्स कौन होते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन्स कौन होते हैं? चलिए मैं बताता हूं। रिलेटेड पर्सन्स, सच पर्सन्स आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। तो फैमिली मेंबर्स कह सकते हैं हम इसको। फैमिली वर्ड, एक वर्ड पता हो गया। रिलेटेड पर्सन्स फैमिली मेंबर होते हैं। अब आपका डाउट, फैमिली तो सर बहुत बड़ी भी हो सकती है, कौन कौन आएंगे उस मेंबर में? सिंपल कर देता हूं, स्पाउस, चाइल्ड और होली और मेनली डिपेंडेंट्स। ध्यान दो, पहले स्पाउस और चाइल्ड जो है मतलब पति या पत्नी, डिपेंड करता है आप कौन हो, अदरवाइज नहीं। और सोचना, चाइल्ड बच्चे, तो स्पाउस और चाइल्ड ये तो आपके ऑलवेज फैमिली के मीनिंग में आएंगे, लेकिन अब बाकी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर कोई और आप पर होली और मेनली डिपेंडेंट है तो वो लोग भी फैमिली के मीनिंग में आ जाएगा। वो लोग कौन? पेरेंट्स, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी वगैरह, भाई और बहन, 4 लोग और आपके जस्ट ऊपर, उनके ऊपर और आपके सिबलिंग्स। याद कर लो। चलो, रिलेटेड का पहला मीनिंग फैमिली। सर फैमिली का मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, चाइल्ड वगैरह, और डिपेंडेंट्स जो होली और मेनली डिपेंडेंट है, नॉट जस्ट डिपेंडेंट्स, मेनली और होली मुझ पे ही डिपेंडेंट है तब। और वो लोग कौन हो सकते हैं? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स। लर्न कर लो। ये हो गए रिलेटेड का मीनिंग फर्स्ट। सर रिलेटेड का इतना बड़ा मीनिंग हमको याद कैसे होगा? कुछ नहीं है, सीक्वेंस में याद कर जाओ। पहले आपके जन्म होता है एक फैमिली में, तो फैमिली का पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका रिलेटेड क्या होगा? देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मान लो आप थोड़ा बड़ा होने के बाद पहली बार जॉब ही करना प्रेफर किया, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन रिलेटेड के मीनिंग में आता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मतलब फैमिली से बाहर निकले तो आपने जॉब किया, एम्प्लॉयर किया, तो आप और एम्प्लॉयर आपका क्या बन गए? रिलेटेड पर्सन्स बन गए। नोट देखो, एक गिफ्ट का वैल्यू अगर अप टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर है, 50,000 से ज्यादा एक साल में अगर आपको एम्प्लॉयर से गिफ्ट नहीं मिला, बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, एक साल में एम्प्लॉयर आपको अप टू 50,000 तक का गिफ्ट देता है, तब ये आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब एक्सेप्शन है सप्लाई के मीनिंग में कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 तक के पूरे साल में गिफ्ट देता है तो वो सप्लाई के मीनिंग में नहीं आएगा। गिफ्ट का वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 अगर हो गया, क्योंकि मैंने अप टू बोला था, अगर उससे ज्यादा हो गया तो फिर एंटायर वैल्यू सप्लाई माना जाएगा। मतलब उसमें जीएसटी अगर आना है तो आएगा, अगर ये बिजनेस में हुआ तो एंटायर वैल्यू पर सप्लाई माना जाएगा। आगे बढ़ता हूं, ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। परक्विजिट्स फैसिलिटीज, हम एम्प्लॉयर को कई सारे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कई सारी फैसिलिटी या परक्विजिट्स देता है, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन देम विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। ये तो लॉजिकल है,
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जॉब के अंदर ही कई तरह की परक्विजिट फैसिलिटीज भी देता है। लॉ बोलता है ये कोई सप्लायर रिसिपिएंट को सर्विस नहीं दे रहा है, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी दे रहा है वो उसका एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन है। और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी रेम्यूनरेशन देता है वो सैलरी होती है, और सैलरी पर तो जीएसटी नहीं है, नेगेटिव लिस्ट है, वो आगे पता चलेगा। उसको माइंड में रखते हुए एक बार ये पढ़ लो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसी भी तरह का परक्विजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो चीजों को अलग से सप्लाई मान के उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दिया उस पर सप्लाई नहीं मानी जाएगी, उसको सप्लाई नहीं मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर हम फैमिली में जन्म लिए, रिलेटेड के मीनिंग में आ गया। हमने जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ जॉब किया, रिलेटेड के मीनिंग में आ गया। अब क्या करोगे आप? देखो जॉब करने के बाद आप डायरेक्ट अपना बिजनेस मत करो, पहले एक एजेंट बनने की कोशिश करो ताकि आपको थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजें समझ आए। तो देखो वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल वर्ड ध्यान रखना बस, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर या कंसेशनर ऑफ द अदर। मतलब आप किसी के अगर सोल एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर या कंसेशनर है तो आप और फिर वो अदर दोनों रिलेटेड माने जाएंगे। तो आप ये मान लो आप थर्ड काम अपने लाइफ में जो किए वो एजेंसी लिया आपने, एजेंट बने, सोल। बट सर एजेंट से वो पक गया, तब आप बिजनेस स्टार्ट करो, लेकिन आप सोल प्रोप्राइटरशिप मत करो, सोल चला गया, आप सोल एजेंट ही आपका सोल प्रोप्राइटरशिप था। अब आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर पार्टनरशिप फॉर्म चला सकते हो। तो सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, पार्टनर्स आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। सर पार्टनरशिप फॉर्म से भी बोर हो गए और ऊपर जाना है, अब कॉर्पोरेट ज्वाइन करो। तो देखो क्या लिखा है, सच पर्सन आर ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अदर बिजनेस। आप किसी के बिजनेस के ऑफिसर हो, डायरेक्टर हो, तो आप माने जाओगे उसके रिलेटेड, ऑफिसर या डायरेक्टर का पॉइंट। सर डायरेक्टरशिप पोजीशन से भी ऊपर जाना है, तब तो भाई कंपनी खरीदनी पड़ेगी। आओ वही सारे पॉइंट लेते हैं। वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर, मतलब एक दूसरे को कंट्रोल करना। फिर चाहे ऐसा नहीं है कॉर्पोरेट ही हो, कोई भी हो, बट एक दूसरे को अगर आप कंट्रोल करते हैं, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को कंट्रोल करती है तो आपस में रिलेटेड माने जाते हैं। हो गया। अब और देखो, मतलब यहां पर लिख देता हूं एंटिटी 1 कंट्रोल्स एंटिटी 2। नेक्स्ट आओ, अ थर्ड पर्सन ओन्स और होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 25% ऑफ द वोटिंग शेयर्स ऑफ बोथ। मतलब एक कॉमन आदमी दो एंटिटी का अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 25% होल्ड करे दोनों में, तो वो दोनों आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। बताता हूं इसको, एक बार नीचे का पढ़ लेते हैं। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम, या थर्ड पर्सन दो को कंट्रोल कर रहा है तो वो भी वो दो रिलेटेड माने जाएंगे। और सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, दो मिलकर अगर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करे तब भी वो दोनों रिलेटेड माने जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, इधर देखो ये तीनों याद हो जाएगा, एंटिटी 1 एंटिटी 2 और यहां लिख देता हूं थर्ड पर्सन टीपी, थर्ड पर्सन टीपी लिख दिया। अब देखना ध्यान से, अगर एंटिटी 1 एंटिटी 2 को क्या कर रही है, ध्यान देना, सॉरी थर्ड पर्सन एंटिटी 1 को भी कंट्रोल कर रहा है और एंटिटी 2 को भी कंट्रोल कर रहा है। पहला पॉइंट लेते हैं, कंट्रोल्स बोथ, दोनों को कंट्रोल अगर थर्ड पर्सन कर रहा है तो ध्यान दो रिलेटेड ये दोनों माने जाएंगे, दे विल बी टर्म्ड एज रिलेटेड, ये दोनों है रिलेटेड, ध्यान दो। चलो इसको और बेटर करते हैं थोड़ा, आपको क्या जगह की शॉर्टेज है, चलो कोई नहीं, लिखते हैं, इधर आइए, एंटिटी 1 एंटिटी 2 और थर्ड पर्सन इन दोनों को क्या कर रहा है, कंट्रोल्स। अगर ऐसा करता है तो ये दोनों आपस में क्या माने जाएंगे, रिलेटेड। आई थिंक समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ वो देखना, थर्ड पर्सन ओन और होल्ड करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 25%, तो कंट्रोल होने से जरूरी नहीं है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 25% भी है थर्ड पर्सन के पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 25% है तो भी E1 E2 रिलेटेड है। और अगर E1 E2 इसको कंट्रोल कर रहा है थर्ड पर्सन को, E1 E2 जॉइंटली कंट्रोल कर रहा है, E1 भी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहा है और E2 भी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब दोनों मिलकर अगर थर्ड पर्सन को कंट्रोल किए तब भी E1 E2 ही रिलेटेड माने जाएंगे। चलो अब इसको मैं इजी करता हूं, देखो आप तीन को अलग अलग लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट मेरे को जगह सेव करनी थी तो एक ही जगह मैंने लिख दिया। देखो एंटिटी 1 एंटिटी 2 आपस में कब कब रिलेटेड माने जाएंगे, लास्ट के 3 पॉइंट में। अगर एक थर्ड पर्सन दोनों को कंट्रोल करता है तो वो दोनों रिलेटेड है, अगर थर्ड पर्सन दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू 25% ऑफ द वोटिंग राइट होल्ड करता है तो भी वो दोनों रिलेटेड है, या वो दो एंटिटी अगर मिलकर थर्ड पर्सन को कंट्रोल करती तो भी वो दो एंटिटी रिलेटेड है। दैट्स इट। तो ये हो गया लास्ट का 3। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा सारा रिलेटेड का पॉइंट बताओ सप्लाई के अंदर, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे वो, बट आपको पता होने के लिए मैंने सारा सीक्वेंस लिया है, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, आइए। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ईच ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन
एक आदमी का जितना भी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है सबको डिस्टिंक्ट पर्सन्स माना जाएगा। मैं सीए रविदूत, मेरे 4 अलग अलग ब्रांचेस है, चारों ब्रांच को लॉ बोलता हम डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट करेंगे, अलग अलग ट्रीट करेंगे, चाहे वो चारों ही मेरे हो। ये है एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग, एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन, मेरा एक इस्टेब्लिशमेंट है जो कि रजिस्टर्ड है, ध्यान दो, जो कि रजिस्टर्ड है इन अ स्टेट, किसी एक स्टेट में रजिस्टर्ड है, और मेरा ही सच पर्सन लिखा है, मेरा ही एक और इस्टेब्लिशमेंट है इन अनादर स्टेट, दूसरे स्टेट में, आप ध्यान दो अनादर स्टेट है, मेरा इस्टेब्लिशमेंट किसी एक स्टेट में है जो रजिस्टर्ड है, और मेरा ही इस्टेब्लिशमेंट किसी दूसरे स्टेट में भी है। रजिस्टर्ड होना कोई जरूरी नहीं है, बट मेरा है दूसरे स्टेट में भी अगर इस्टेब्लिशमेंट, तो लॉ कहता है इन इस्टेब्लिशमेंट्स को भी माना जाएगा अलग अलग लोगों के। मतलब इन सिंपल वर्ड्स क्लियर करता हूं, मेरे अगर 10 अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो वो आपस में रिलेटेड है, और मेरा अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में एक इस्टेब्लिशमेंट है और मेरा ही दूसरे स्टेट में भी एक और इस्टेब्लिशमेंट है जो जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड हो, फिर भी लॉ कहता है इन दोनों को हम मानेंगे इस्टेब्लिशमेंट अलग अलग लोगों के, इवन इफ मेरे है, लॉ की नजर में दोनों अलग है, ताकि आपस में सप्लाई करोगे तो टैक्सेस वगैरह पे करोगे आप, इसलिए ऐसा लिखा गया। चलो अब वापस 1 मिनट आ जाओ क्लास में, दूर मत जाओ, और समझो हम कहां थे। हम सप्लाई का मीनिंग पढ़ रहे थे, क्लॉज ए, डबल ए, बी हमने खत्म कर लिया था। ए था सप्लाई ऑफ जी ऑब्लिक एस प्लस सी कंसीडरेशन प्लस सी ऑब्लिक एफओबी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बी क्लॉज था इंपोर्ट ऑफ एस सर्विस प्लस सी कंसीडरेशन प्लस माइनस सी ऑब्लिक एफओबी, मतलब चाहे बिजनेस में हो या ना हो। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन एटसेट्रा, ध्यान दो, ट्रांजेक्शन एटसेट्रा बिटवीन अ क्लब एंड इट्स मेंबर। क्लब और मेंबर के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, आपस में क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। देख लो लिखा हुआ मेरा समरीज में भी करा गया, ये रहा। और नेक्स्ट है, अगर स्केड्यूल 1 की कोई एक्टिविटी है, 4 एक्टिविटी है उसमें, वहां अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो लॉ कहता है वो हम सप्लाई ट्रीट करेंगे। सर क्या क्या एक्टिविटी, उसमें से अभी तक 2 ही पढ़ा है मैंने आपको। फर्स्ट वन, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, आपने अपने बिजनेस के एसेट को परमानेंटली किसी को ट्रांसफर कर दिया, जिस पर आप पहले आईटीसी ले चुके हैं बट कंसीडरेशन लिया नहीं, तो कोई लॉ बोलता फर्क नहीं पड़ता, ये सप्लाई माना जाएगा। उसी तरह से दूसरी एक्टिविटी है, अगर रिलेटेड पर्संस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब सप्लाई हो रही है, या डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में सप्लाई हो रही है बिजनेस के अंदर, तब लॉ कहता है कंसीडरेशन मिसिंग है, तब भी ये सप्लाई है। अब आता हूं सी पॉइंट, प्रिंसिपल एजेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स, इस बार सर्विस काटा हुआ है, ध्यान तो दे नहीं रहे हो बेटे, ध्यान दे लो यार। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं मैं भाई, ये प्रिंसिपल टू इज एजेंट और वाइस वर्सा, मतलब प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है या एजेंट के थ्रू खरीद रहा है, जो भी कर रहा है, जहां पर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई और रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करेगा। एंड अब आया सबसे कीवर्ड, रेज एक्सेप्ट इनवॉइस इन हिज नेम, ये कैसा एजेंट है जो अपने नाम पर बिल लेता भी है और अपने नाम से आगे बिल इश्यू भी करता है। कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो अपने नाम पर ना तो बिल लेते हैं ना इश्यू करते हैं, वो कहते हैं हमको सिर्फ कमीशन से मतलब है। लेकिन कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो अपने नाम से फर्दर इनवॉइस रेज करते हैं या अपने नाम से इनवॉइस एक्सेप्ट भी करते हैं। हम सिर्फ उन एजेंट की बात करें जो अपने नाम पर इनवॉइस लेते हैं या देते हैं अपने नाम से। तो इसको अब इजी करते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई हो रही है, ऐसा एजेंट जो अपने नाम से इनवॉइस इश्यू भी करता है और अपने नाम पर इनवॉइस लेता भी है, तब लॉ कहता है अगर वहां पर कंसीडरेशन मिसिंग है तब भी वो सप्लाई है। और नॉर्मली वहां कंसीडरेशन मिसिंग होगा क्योंकि कई बार प्रिंसिपल डायरेक्टली रिसिपिएंट के और वाइस वर्सा सप्लायर के थ्रू पेमेंट लेता या देता है, एजेंट को देता ही नहीं है, तब भी लॉ कहता है एजेंट के थ्रू क्योंकि ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ये सप्लाई मानी जाएगी, इवन इफ कंसीडरेशन एजेंट के साथ नहीं है। ध्यान दे लेना। नेक्स्ट डी पॉइंट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, सिंगल स्टार, थोड़ा ध्यान रखने के लिए। और एक और बात बताऊंगा, सप्लाई चैप्टर का जो मीनिंग पढ़ रहे हैं, फाइनल लेवल पर अगर हम बात करें तो इस सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए एग्जाम का जो 1.5 दिन होता है रिवीजन का, उसमें आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, पहला पेज पे फटाफट गो थ्रू कर लेना, बहुत है। आइए, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ जी ऑब्लिक एस, सर ऐसा लिखा है नहीं, ध्यान दो, फिर जी काटा हुआ है, इंपोर्ट ऑफ एस लिखा है सिर्फ, तो आपने सर्विस इंपोर्ट की है फिर से भाई, ये पर्सन फ्रॉम है, किससे किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने रिलेटेड पर्सन से सर्विस इंपोर्ट की है। ध्यान दो, आप अपने रिलेटेड पर्सन से इंडिया के बाहर से सर्विस मंगवा रहे हो, या और ध्यान दो, और फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या इंडिया के बाहर अपना ही कोई और एस्टेब्लिशमेंट है उससे मंगा रहा हूं। शॉर्ट में
मैं अपने ही रिलेटेड पर्सन से इंडिया के बाहर से सर्विस ले रहा हूं, या फिर मेरा ही एक और एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर है उससे सर्विस ले रहा हूं, तब लॉ कहता है अगर आपने इंपोर्ट किया है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कहां किया है ये काम आपने बिजनेस में किया है, तो कंसिडरेशन मिसिंग होगा तब भी सप्लाई होगा। लर्न करो। एक बार और इजी करता हूं, मैंने क्या किया, इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विस इंपोर्ट किया है, किससे किया है, मेरे रिलेटेड पर्सन से या मेरा ही दूसरा एस्टेब्लिशमेंट से। कहां किया ये काम, मैंने अपने बिजनेस के अंदर किया, तब लॉ कहता है पैसा नहीं दिया भी अगर आपने उसको, क्योंकि आप ही का रिलेटेड पर्सन है, आप ही का एस्टेब्लिशमेंट, आप हो सकता है पैसे ना दो, फिर भी हम इसको सप्लाई मानेंगे। 2-3 बार पढ़ो याद हो जाएगा, और याद तो करना पड़ेगा, करो याद। इसके बाद देखो आता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। सर एक बार वो स्केड्यूल 1 की एक्टिविटी, चलो मैं एक बार फटाफट एक बार और रिवाइज करता हूं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई का मीनिंग है, वो कहता है सप्लाई ऑफ G/S प्लस C/FOB, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और C का मतलब था कंसीडरेशन, तो आपको पूरा पढ़ा दिया। सेकंड पॉइंट इंपोर्ट ऑफ S प्लस C प्लस माइनस C/FOB, बिजनेस में हो चाहे ना हो, याद करो। अब देखो मैंने ट्रिक दे दिया, अब आपको याद करना है। थर्ड वन ट्रांजेक्शन बिटवीन, ट्रांजेक्शन एटसेट्रा बिटवीन, किसके बीच में हुआ, मेंबर एंड इट्स क्लब वगैरह, तब लॉ कहता है ये भी सप्लाई माने जाएगा अगर कंसीडरेशन है तो प्लस सी। उसके बाद स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज इवन माइनस सी है फिर भी वो सप्लाई है। 4 एक्टिविटी, पहला एक्टिविटी सोचो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड, और कंसीडरेशन मिसिंग है इसलिए बार बार नहीं बोलूंगा। दूसरा रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। थर्ड है एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, सप्लाई हो रही है, और एजेंट कौन सा, जो अपने नाम पर इनवॉइस लेता भी है और अपने नाम से इनवॉइस रेज भी करता है, वैसा एजेंट। और फोर्थ वन इंपोर्ट ऑफ सर्विस एस हुआ, ध्यान दो इंपोर्ट ऑफ सर्विस किससे किया आपने, अपने रिलेटेड या अपने ही इंडिया के बाहर के एस्टेब्लिशमेंट से, पैसा नहीं है यहां लेकिन ये काम आपने बिजनेस में किया तो ये सप्लाई मानी जाएगी। हो गया ये पार्ट। अब आते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, वेयर सर्टेन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट अ सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1). अगर कोई चीज 7(1) में सप्लाई हुई तो दे शैल बी ट्रीटेड इधर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर स्केड्यूल 2। मतलब कोई चीज अगर सप्लाई के मीनिंग में आती है तो उसको अब सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सर्विस मानना है, वो स्केड्यूल 2 बताएगा। तो मैं बताता हूं कब क्या होगा, और सुनो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, 1-2 पॉइंट है जहां ध्यान देना, बाकी आपको खुद ही पढ़ के लग जाएगा। हाँ सर ये लॉजिकली हमको पता था। पहला ट्रांसफर किया आपने, अब क्या ट्रांसफर किया, टाइटल इन गुड्स। आप खुद सोचिए गुड्स का टाइटल ही अगर किसी को दे दिया तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, यस। दूसरा राइट इन गुड्स, मतलब टाइटल आज भी मेरे पास है, सिर्फ गुड्स को राइट टू यूज दिया है मैंने, तो लॉ कहता है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है क्योंकि मैंने गुड्स हमेशा के लिए उसको दिया ही नहीं है। थर्ड लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रांजेक्शन हुआ लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर, किस टाइप का, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लिफ्टिंग, लैंड को लेकर लीज पर दिया, टेनेंसी पर दिया, या बिल्डिंग वगैरह लीज या लेटिंग आउट पर दिया। आपको पहले से ही पता है यहां गुड्स तो मैंने कुछ दिया ही नहीं तो सर्विस है, क्लियर। नेक्स्ट ट्रीटमेंट और प्रोसेस, नाम से ही लग रहा है अगर कोई ट्रीटमेंट में किसी से कोई काम करवाऊं या किसी से कोई प्रोसेसिंग करवाऊं, मतलब जॉब वर्क पे काम करवाया, क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस ली मैंने। ये सब मत पढ़ना बार बार, हो गया इतना ही है। ट्रांसफर और यूज ऑफ बिजनेस एसेट्स, इसका मतलब सर मैं अपने बिजनेस एसेट किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं या यूज करने के लिए दे रहा हूं, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सर्विस। देखो आपको ही पता है अगर सर हमेशा के लिए ट्रांसफर करते हैं तब तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, लेकिन जस्ट यूज करने दिया थोड़े टाइम के लिए वगैरह के लिए तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। आपको तो ये बात पता है, अब पढ़ के दिखाता हूं। परमानेंट ट्रांसफर बता दो क्या है, परमानेंट ट्रांसफर हुआ है सर गुड्स है, और जो ट्रांसफर हुआ वो डायरेक्शन में हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई चुरा के भाग गया, मैंने अपने डायरेक्शन में दिया है किसी को। नेक्स्ट है टेम्परेरी ट्रांसफर, इसका मतलब मैं सिर्फ यूज करने दे रहा हूं, टेम्परेरी ट्रांसफर करने दे रहा हूं, और ये कब हो सकता है, या तो मैं अपने प्राइवेट यूज के लिए लेकर जा रहा हूं, मतलब बिजनेस के बाहर अगर मैंने प्राइवेट यूज के लिए भी लिया तब भी तो यही माना जाएगा मैं टेम्परेरी बिजनेस से एसेट को ट्रांसफर कर रहा हूं, या फिर मैं किसी भी आदमी को मैं मेरा एसेट दे रहा हूं फॉर नॉन बिजनेस यूज, वो बंदा मेरे बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है। फिर एक बार या तो मैं बिजनेस के एसेट को अपने पर्सनल यूज में थोड़े टाइम के लिए लेकर गया, या मेरे बिजनेस के एसेट को किसी और को दे दिया, मेरे दोस्त को दे दिया, बोला थोड़े दिन तू यूज कर ले, तब याद रखना ये टेम्परेरी मैंने अपने बिजनेस के एसेट को यूज करने के लिए निकाला है, टेम्परेरी निकाला है, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। याद रखना ये केस में भी डायरेक्शन ऑफ पर्सन है, चोरी वोरी से कोई नहीं लेकर गया, मैंने डायरेक्ट किया था कि लेकर जाओ तब गया ये, और है क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, नीडलेस टू से यू नो दैट। नेक्स्ट है बिजनेस एसेट लेफ्ट आफ्टर अ टैक्सेबल पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल, अरे सिंपल धंधा बंद हो गया तो जो बचे हुए एसेट है लॉ बोलता है माना जाएगा कि बचे हुए एसेट तुम्हारे बिजनेस बंद होने के पहले पहले ही सप्लाई हो गए हैं, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, ऑब्वियसली गुड्स है सर क्योंकि बिजनेस बंद होने के बाद हमेशा के लिए एसेट जाता है बिजनेस से, इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स है ये।
इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स सही है। देख लो देख लो देख लो, टाइम वेस्ट नहीं। चलो तो सर बिजनेस का एसेट, बिजनेस बंद होने के बाद अगर हमारा जो बचा हुआ एसेट होता है वो मान लिया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स हो चुका है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एसेट लेफ्ट आफ्टर अ टैक्सेबल पर्सन सीजेस, मतलब डीम टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस। बिजनेस बंद होने के जस्ट पहले मान लिया जाएगा वो सब सप्लाई करके बिजनेस बंद हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन इसका दो एक्सेप्शन है जहां ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। पहला, बिजनेस अगर आपने गोइंग कंसर्न की तरह किसी को दे दिया तब नहीं, क्योंकि सामने वाला अब टैक्सेस दे देगा, सामने वाला वो एसेट जैसे ही बेचेगा टैक्स दे देगा, इसलिए तब नहीं। दूसरा, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, या फिर बिजनेस आप ही का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है, जैसे फादर का बिजनेस को बेटे ने सक्सीड कर लिया तब, तो वैसे केसेस में सप्लाई नहीं माना जाएगा। दो केस को छोड़कर बाकी हमेशा बिजनेस के एसेट अगर बच जाते हैं बंद होने के पहले तो माना जाता है वो बंद होने से पहले सप्लाई हो गया और एज सप्लाई ऑफ गुड्स। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है 5 पॉइंट में रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। रेंटिंग वर्ड से आपको पता ही है सर सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये खत्म। आगे बढ़ता हूं। अब थोड़ा फोकस चाहिए तो इसको स्टार लगा लो, अगर आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करना तो यही एक पॉइंट है जहां रिवीजन का जरूरत है। क्या है देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, एक कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का या उसका पार्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ, क्या है ये? सप्लाई ऑफ सर सर्विस है, कंस्ट्रक्शन इज ए सर्विस। यस बताऊं, चलिए और देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, इस बार कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग ध्यान देना कौन सा है, इंटेंडेड फॉर सेल, ऐसा कंस्ट्रक्शन जो मैं बना रहा हूं बेचने के लिए। फर्क समझो, देखो आपके पास एक खाली लैंड है, आपने मुझे बोला हमको, मैं बिल्डर हूं, आपने मुझे बोला हमको आपसे कंस्ट्रक्शन करवाना है, माल मटेरियल हम दे देंगे, लैंड भी हमारे पास है, सिर्फ आप अपने लेबर भेजो, डायरेक्ट करो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये तो फॉल कर जाएगा ऊपर वाले पॉइंट में, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है ऑब्वियसली। लेकिन सेकंड वाला पॉइंट ऐसा नहीं है। सेकंड वाला पॉइंट है मैं खुद जमीन ले रहा हूं, माल मटेरियल ला रहा हूं, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और इसको करके मैं फ्लैट्स बनाकर या कमर्शियल शॉप्स बनाकर या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बनाकर बिक्री करूंगा, इसीलिए लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, इंटेंडेड फॉर सेल, मेरा इंटेंशन है बेचने का, बनाकर बेचने का, टू अ बायर, किसी बायर को ऑब्वियसली, और किसको बेचूंगा, खुद को थोड़ी बेचूंगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन ध्यान देना है, एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्शन वेयर द एंटायर कंसीडर, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं बेचने के लिए भी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो भी ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक्सेप्शन वेयर द एंटायर कंसीडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर द अर्लियर ऑफ, ध्यान देना अर्लियर ऑफ, नीचे वाली दो एक्टिविटी में से जो पहले हो जाए उसके पहले, तो एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं, एक्सेप्शन का मतलब कब सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। आइए, अर्लियर ऑफ, डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या तो बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने के पहले, और डेट ऑफ इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, या फिर बिल्डिंग आधी बनी है बट मेरे ऑक्यूपाई करने के डेट, इन दोनों डेट में से पहले निकाल लो अर्लियर कौन सी डेट है। इतना कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन देखकर आप पता करो कंप्लीशन सर्टिफिकेट किस डेट को मिला वो लिख लिया, पता करो वो फ्लैट, पर्टिकुलर फ्लैट कब अक्वायर किया, वो ऑक्यूपाई किया, वो डेट लिख लो, दोनों डेट में से पहले अर्लियर सेलेक्ट कर लो। अब जो अर्लियर डेट आई पता करो पैसे कब लिए हैं, 1 रुपया भी पहले नहीं होना चाहिए, पैसे अगर इन दोनों डेट में से जो अर्लियर होगा अगर उसके बाद ही पूरा पैसा दिया गया है तभी लॉ कहता है ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, तभी लॉ कहता है ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। एक बार और मैं चाहूंगा आप इसको पढ़ो, फिर इसको डेप्थ में वापस समझाता हूं। अब जो मैंने आपको बोला था रिवाइज करने के लिए, उसके बाद मैंने ये चार्ट है जो आपको देने के लिए बनाया है, लीजिए ये चार्ट और इसको पहले तो बना लीजिए, चाहो तो रिकॉर्डिंग पॉज कर लो तो चार्ट बन जाए, फिर आगे रिकॉर्डिंग सुनिए। देखो क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी का पूरा कंसेप्ट क्या है ये समझाता हूं। मान लो लैंड रिसिपेंट का है, मतलब मैं समझ लो मैं बिल्डर हूं, आप रिसिपेंट है, लैंड आपका है, मटेरियल भी आप ही दे रहे हैं, सिर्फ लेबर और स्पेसिफिकेशंस, एसपी का मतलब अभी के लिए लिख देता हूं स्पेसिफिकेशन वगैरह, ये मैं अपने आदमियों से करवा रहा हूं, ये सप्लायर का है। उस केस में ये प्योरली एक कंस्ट्रक्शन सर्विस है जो अभी अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका लैंड रिसिपिएंट का है, मटेरियल सप्लायर दे रहा है, मैं दे रहा हूं और लेबर भी मेरा ही है। ये क्या केस है, ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन नहीं बोलते इसको जीएसटी में, इसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, अभी के लिए ये मान लो ये एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है तो ये भी सर्विस डन। सिर्फ लैंड आपका है, मटेरियल भी मेरा, आदमी भी मेरे, काम मैं करके दूंगा, ये एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, डन कर लो इसको।
आगे बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। मेन यही है। अब देखो, लैंड, मटेरियल और लेबर वगैरह सब एक सप्लायर ही दे रहा है, मैं ही दूंगा सब कुछ। मैं एक बिल्डर हूं, मैंने ही लैंड लिया, मैं ही उस पर मटेरियल ला रहा हूं, मैं ही उस पर लेबर लाकर और बिल्डिंग बनवा रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं ये सब? इंटेंडेड फॉर सेल, बेचने के लिए। तब क्या होगा आगे सुनना। आई होप आपने लिख लिया है, और नीचे का बाकी है तो अभी लिख लो, पहले पॉज कर लो जब चाहो तब। बेचने के लिए किया मैंने ऐसा, आई होप आपने लिख लिया है। तो अगर ये इंटेंडेड फॉर सेल है, मैंने ये सब बेचने के लिए किया है, तब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं डिटरमाइन करूंगा दो डेट, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या डेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन। वन मोर टाइम, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कोई भी प्रोजेक्ट को हम बनाते तो उसका एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, वो डेट लिखूंगा यहां, वो डेट लिखूंगा। और एक ऑक्यूपेशन का डेट लिखूंगा कि कब रिसिपिएंट ने फर्स्ट टाइम ऑक्यूपाई किया वो जगह। तो दोनों में से जो अर्लियर डेट होगा, ध्यान देना, दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी वो डेट लिख लो। और अब कंपेयर करो, क्या नाउ चेक व्हेन एनी अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड, कब आपको कंसीडरेशन मिला ये चेक करो। कब आपको कंसीडरेशन मिला, थोड़ा भी, 1 रुपया भी, वो कब मिला वो चेक करो। अगर आफ्टर है, सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस आफ्टर? आफ्टर का मतलब इस डेट के बाद, अर्लियर डेट के आफ्टर। पहले इन दोनों में से अर्लियर डेट निकाली, जो डेट लिखी है, थोड़ा बहुत 10 रुपया भी अगर आपको मिला तो वो इस डेट के बाद ही मिला है, तब लॉ कहता है ये सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई नहीं है। फॉरगेट अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर अर्लियर डेट के पहले अगर आपने कंसीडरेशन थोड़ा भी ले लिया था, एनी अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन अगर आपने थोड़ा भी ले लिया था अर्लियर डेट के भी पहले, तब ये माना जाएगा सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस। थोड़ा टाइम लो, पॉज करो, इसको समझो, लर्न करो, अपने आप समझ आ जाएगा। अब आपके मन में आई नो एक और डाउट होगा कि सर मेरे पास ऑलरेडी 4 फ्लैट है, अगर मैं उसको बिक्री करता हूं तो ये क्या है? ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो सेल परचेज होता है, ये बेसिक कंसेप्ट में आपको ऑलरेडी क्लियर है, ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ये सर्विस है, क्योंकि आप वहां खाली सेल परचेज करिए, यहां पर आप बनाकर बेच रहे हैं, वो बना बनाया है। दोनों में फर्क समझो। नीचे चाहे लिखकर रख लो एक नोट, सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डैश नेगेटिव लिस्ट। चलिए एक बार और क्लियर कर देता हूं। देखो, लैंड आपका, मटेरियल आपका, सिर्फ मैं काम करके दे रहा हूं, तो ये तो प्योर मैं सर्विस दे रहा हूं, कंस्ट्रक्शन सर्विस है। लैंड आपका, मटेरियल मेरा, आदमी मेरे, काम हम करके देंगे, तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है। थर्ड केस, लैंड मटेरियल लेबर सब मेरा, और मैं बिल्डिंग बनाकर उसके फ्लैट्स या कमर्शियल स्पेसेस को सेल करूंगा, तब इस केस में सबसे पहले चेक करना होगा दो डेट, फर्स्ट ऑक्यूपेशन का डेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट। दोनों डेट को लिख लो, और दोनों डेट में से जो अर्लियर है वो हमारे काम की डेट है। अब पता करो जो लोगों ने फ्लैट बुक किया है उन लोगों ने किस डेट को बुक किया है। जो अभी अभी डेट हमने अर्लियर निकाली, उस डेट के पहले 1 रुपया भी दिया है क्या? अगर पहले 1 रुपया भी दे दिया तब तो ये सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अगर पहले 1 रुपया भी दे दिया तो ये कंस्ट्रक्शन सर्विस में आ जाएगा। लेकिन अगर पता किया 1 रुपया भी पहले नहीं मिला, तब लॉ कह रहा है ये सप्लाई नहीं है, तब ये सप्लाई नहीं है। देख लो ये सप्लाई नहीं है, और एक नोट है वो आप खुद देख लो। तो आई होप अब आपको ये पूरा क्लियर है। अब मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस को छोड़ रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। तो आई होप आपने कंस्ट्रक्शन सर्विस पूरा समझा। आगे बढ़ रहा हूं, पॉइंट नंबर सी, टेम्परेरी। देखना टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आप जानते हैं अच्छे से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? कॉपीराइट, पेटेंट एटसेट्रा। तो आप अपने बिजनेस का या अपना कॉपीराइट या पेटेंट किसी को भी टेम्परेरीली दे रहे हो यूज करने के लिए, तो लॉ कहता है ये भी एक सप्लाई ऑफ सर्विस। आपको तो अच्छे से पता है, टेम्परेरी दिया वैसे ही सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। नेक्स्ट, डेवलप, डिजाइन, कस्टमाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन। ये सब वर्ड तो ठीक है, मेन काम है आईटी सॉफ्टवेयर अगर आप बनाकर आप किसी को देते हो, ये क्या है? गुड्स है? नहीं सर, सर्विस, हमको पता था, इसलिए कह रहा हूं ना, ज्यादा मेहनत नहीं है। नेक्स्ट, अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। ये पॉइंट को इग्नोर मत करना, एक तो ये अमेंडेड है, इसमें आगे जाकर आपको एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा जो बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं इसको ट्रिपल स्टार मार रहा हूं, इसको एकदम इग्नोर मत करना, सीए स्टूडेंट्स और अदर्स भी। डेवलपमेंट, डिजाइन, कस्टमाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर के बाद अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, किसी ऑब्लिगेशन से अग्री कर जाना, ठीक है सर। टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कोई एक्ट को रिफ्रेन करना, कहने का मतलब किसी ने ऑब्लिगेशन दिया आपको
कि ये काम मत करना, तब तुमको मैं ये दूंगा। तो आपने किसी ऑब्लिगेशन को, अगर किसी ऑब्लिगेशन के तहत अगर कुछ रिफ्रेन किया है, तब दूसरा टॉलरेट एन एक्ट, आप मेरे साथ अग्री करो कि आप मेरा इस चीज के लिए आप इतना टॉलरेट करने को रेडी हो, मैं तुमको पैसे दूंगा, व्हाटएवर टॉलरेट कर रहे हो उसके लिए पैसे मिल रहा है। और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, तुमको मैं ये करके दे दूंगा, तुम बदले में ये करके दे दो, टू डू एन एक्ट, ये सब लॉ कहता है सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसको मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको फोकस करिए, ट्रिपल स्टार लगाइए। फिर से एक बार, अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, मतलब कोई एक्ट को करने से रिफ्रेन करना किसी के कहने पर, ये भी एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि आप उसको कुछ करके तो दे ही रहे हैं। रिफ्रेन करना भी तो कुछ करके देना हुआ, टॉलरेट करना भी तो कुछ करके देना हुआ, और डू एन एक्ट भी कुछ करके देना हुआ। अगर आप किसी के कहने पर, किसी ऑब्लिगेशन से कुछ करके दे रहे हैं, तो ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। बट इतना कहने से ये समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको पूरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर में, क्लैरिफिकेशन। वो क्लैरिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको क्लियर होगा, उसके बाद कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेना। इवन इंस्टीट्यूट का जो अमेंडमेंट्स आया उसमें भी मिल जाएगा वो एग्जांपल्स, वो भी कर सकते हो आप, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एफ, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। आप कोई भी गुड्स का राइट टू यूज किसी को भी दे दो, किसी भी पर्पस के लिए सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि आपने राइट ट्रांसफर किया, टाइटल नहीं। याद कर लो, आपने राइट ट्रांसफर किया, टाइटल नहीं, इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? सर कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? देखो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एक कंपोजिट सप्लाई है, जहां पर सर्विस के साथ साथ गुड्स भी है। आई थिंक अभी अभी मैंने जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको चार्ट दिया था, उसका बीच वाला यही था। लैंड आपका, मटीरियल मेरा, लेबर मेरा, मतलब मटीरियल गुड्स दे रहा हूं मैं, लेबर सर्विस भी दे रहा हूं मैं, दोनों चीज कंबाइंड दे रहा हूं आपको, ये एक कंपोजिट सर्विस है। तो ये एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस एटसेट्रा ऑफ एनी, कीवर्ड अब आया इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट ये कंसेप्ट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी में काम आएगा फिलहाल यहां पर। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर मैं आपको गुड्स के साथ साथ सर्विस भी करके दूं, तो ये कवर हो जाएगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के मीनिंग में। किसके मीनिंग में सर? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के मीनिंग में, जहां पर हम गुड्स भी ट्रांसफर कर देते हैं सर्विस के साथ, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलते हैं। देखो शॉर्ट में बोल रहा हूं, अगर आपके कहने पर मैं अपना मटेरियल लाकर और अपने लेबर को लगाकर आपके लैंड पे कोई बिल्डिंग बना कर दूं, तो माना जाएगा ये एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, मैंने आपको सर्विस दी। इतना ही है, शांति से समझो। नेक्स्ट, फूड इंक्लूडिंग ड्रिंक्स। ड्रिंक दो तरह के होते हैं, एक जैसे मैं पीता हूं छोटे मोटे जूस वगैरह, एक जैसे पता नहीं कौन कौन पीता है। तो फूड इंक्लूडिंग ड्रिंक्स, रिलेटेड सर्विसेज या उनसे रिलेटेड सर्विसेज। तो फूड और रिलेटेड सर्विसेज अगर आप दे रहे हो, जैसे रेस्टोरेंट में केटरिंग में दी जाती है, वो सब सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। इट्स नॉट गुड्स, है वो गुड्स, खाते हैं हम, वो तो है तो गुड्स, लेकिन लॉ कहता है हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस में ट्रीट करेंगे, मतलब रेस्टोरेंट इज ए सर्विस, केटरिंग इज ए सर्विस। चलिए अब एक काम करिए, यहां तक अगर आपको कहीं कुछ डाउट है तो फटाफट एक रिवीजन करिए, फिर आगे बढ़िए। आगे देखिए, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 7(1) सेक्शन 7(2) कहता है, मतलब सर 7(1) था सप्लाई के बारे में, इसका मतलब ये किसके बारे में अभी पता चल जाएगा, एक्टिविटी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी जो लॉ ने क्लियर कर दी कि ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी ना सर्विस होगी। पहला इसके अंदर आता है पार्ट नेगेटिव लिस्ट का, स्केड्यूल 3। आइए उस लिस्ट को पढ़ते हैं, स्केड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट। ट्रांजैक्शन एक्टिविटी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सर्विसेज। पहला, एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट में समझिए, आपको डिग्री मिलती है, आप मान लीजिए जॉब ज्वाइन किया, तो जॉब में आप सर्विस दे रहे हो अपने एम्प्लॉयर को, आपको जो भी सैलरी मिल रही है उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में है। आपको अपने एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में जो भी मिल रहा है वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल या कोर्ट, या फिर लॉ ने एक और क्लियर किया, CDRC, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तीन बॉडी की बात करूंगा, कोर्ट, ट्रिब्यूनल और CDRC। ये लोग आपको, जब आप केस लड़ते हैं तो आपको जो भी सर्विस देते हैं उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो बेसिक ह्यूमन राइट है आपका, नेगेटिव लिस्ट। थर्ड, कुछ फंक्शन ड्यूटीज जो कुछ लोग परफॉर्म करते हैं, MP, MLA, पंचायत के मेंबर, म्युनिसिपैलिटी के मेंबर या लोकल अथॉरिटी के मेंबर, ये मेंबर लोग MP, MLA एटसेट्रा समझ लो। नेक्स्ट, कोई भी पोस्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन में होल्ड करते हैं। सर एग्जांपल देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा है, इंडिया का प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, उनको जो भी चार्जेस मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उस पर जीएसटी नहीं है। आगे बढ़ता हूं, चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर, चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर,
अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी के आप हो, सर एक एग्जांपल दीजिए, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो लॉ हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली उसी का बोर्ड है ये। तो ये बोर्ड में अगर आप चेयरपर्सन हो, मेंबर हो, डायरेक्टर हो, आपको जो भी पैसे दिए जा रहे हैं वो नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा, मतलब उस पर जीएसटी नहीं है। आगे बढ़ता हूं। फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मोर्चुअरी या उस ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कोई भी आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसके दौरान उसको मृत्यु के बाद जो भी सर्विसेज दी जाती है उसको लेकर उसके परिवार वालों को फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मोर्चुअरी या ट्रांसपोर्टेशन का, तो उन सर्विसेज पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। यार मरने तो दो शांति से, इसीलिए जीएसटी नहीं है, नेगेटिव लिस्ट। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट था आपको जानना। सर इसका मतलब लैंड और बिल्डिंग को सेल कर रहे हो, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं रेडी प्रॉपर्टी की। एक रेडी प्रॉपर्टी है, फिर कह रहा हूं बन रही नहीं है प्रॉपर्टी, बनी बनाई प्रॉपर्टी है, उसको बेचा जा रहा है। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, नेगेटिव लिस्ट, नहीं है उस पर जीएसटी। सर क्या टैक्सेस है? स्टेट के जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के चार्जेस है वो लगेंगे इस पर, वो हाई होंगे। तो रेडी प्रॉपर्टी, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग करोगे, नो जीएसटी बिकॉज ऑफ नेगेटिव लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब सर लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग आपको पता है गुड्स के मीनिंग में आता है, नहीं पता तो नीचे पता चल जाएगा। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को एक बार के लिए छोड़ दे, बाकी कोई भी एक्टिविटी आप करोगे जिसको एक्शनेबल क्लेम के डेफिनेशन में आता है तो वो नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब उस पर ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, मतलब जीएसटी नहीं आएगा। अनसिक्योर्ड लोन, अगर आपने अपना बेचा किसी को, अनसिक्योर्ड डिवेंचर बेचा, अपने डेट को बिक्री कर दिए, बैंक गारंटी दे दी, एफडी रिसीट्स दे दिया किसी को, ये सब पर आपका जीएसटी नहीं है क्योंकि ये सब एक्शनेबल क्लेम है, नेगेटिव लिस्ट है। बट 3 एक्सेप्शन रहेगा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इनको छोड़कर, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इतना एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। सर एक बार आप ही करा दीजिए, चलो मैं कराता हूं सारा फटाफट। देखो आप ऐसा सोचो, सबसे पहले जब आपने होश संभाला तो आप ध्यान से सुना, तो आप एक जॉब ज्वाइन किए, जैसे आप डिग्री लोगे तो जॉब ज्वाइन करोगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कोई भी ले लो इसमें एग्जांपल। तो एक आदमी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पहले एम्प्लॉय बनता है तो वो नेगेटिव लिस्ट में आ गया। सर एम्प्लॉय बनने के बाद अगर उसको आगे बढ़ना है तो वो क्या करेगा? सोचिएगा, वो एमपी एमएलए बनना चाहेगा, ऐसे सोचना है सिर्फ, तो एमपी एमएलए बना तो वो वाला पॉइंट आ गया। सर इसके बाद आप सोचिए, वो बंदा जब एमपी एमएलए बनता है और गलत आदमी है वो, मान लीजिए, तो वो सबसे ज्यादा पैसा इधर उधर से लाएगा और इमोरल प्रॉपर्टी खरीदेगा, और उनके पास बहुत होता भी, आपको भी पता है, तो इमोरल प्रॉपर्टी हो गया। सर इसके बाद बहुत इलीगल काम किया इसने, ऐसा सोचो आप, इलीगल काम किया, तो सर इलीगल काम करेंगे तो क्या क्या होगा? इसके अगेंस्ट एक्शन होगा, मतलब एक्शनेबल क्लेम, और कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तो कोर्ट ट्रिब्यूनल। और लास्ट में अगर पता चला मर्डरर भी था वो, तब उसको कोर्ट ट्रिब्यूनल क्या सजा देगा? सर फांसी की या मृत्यु की, फ्यूनरल ब्यूरियल वाला पॉइंट। ऐसे आप एक लिंक सेट कर लो माइंड में, अगर आपको याद करना चाहते हो तो 6 के 6 पॉइंट याद हो जाएंगे। चलिए पहले तो ये 6 पॉइंट आप रिवाइज कर लीजिए फटाफट। आगे देखो, नेगेटिव लिस्ट में सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। माल जापान से आ रहा है और चाइना जाएगा। अब हुआ क्या ये समझिए, इंडिया में मान लो उस वेसल से जो माल आया उसमें से 60% माल को इंडिया उतरना था, बाकी 40% गुड्स को जो जापान से आया वो चाइना जाएगा, इंडिया नहीं उतरेगा। तो वो 40% गुड्स पर गवर्नमेंट कह रहा है हमको जीएसटी लेने का राइट भी नहीं है और ना हमको चाहिए, नेगेटिव लिस्ट, यही कह रहा है। हो गया, सिंपल था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 सुनो। पॉइंट नंबर 8 के अंदर ए भी है और बी भी है, दोनों समझाता हूं, एक ही एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए माल इंडिया के बाहर से इंडिया आ रहा है, मान लीजिए वेसल के थ्रू, एक बार ले लीजिए शिप के थ्रू माल आ रहा है, और कहां से आ रहा है? मान लीजिए यूके से आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम। तो शिप से यूके से माल इंडिया आ रहा है, ध्यान से सुनना, और इंडिया में माल कस्टम से माल, तब तक, फिर से सुनना, माल यूके से इंडिया आ रहा है, आ गया, और इंडिया में माल आने के बावजूद आप अभी तक कस्टम से माल छुड़वाए नहीं है, तब लॉ कहता है अगर माल छुड़वाने से पहले आप किसी को भी ट्रांजैक्शन करके अगर बेचोगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जो आदमी लास्ट छुड़वाने आएगा, कोई तो आएगा माल छुड़वाने कस्टम से, लॉ कहता है हम उससे जीएसटी ले लेंगे लास्ट में। इस वजह से बीच के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उन पर हमको जीएसटी नहीं चाहिए। हाँ, वैल्यूएशन गेम क्या होगा वो कस्टम में सिखाऊंगा। सर एक बार और क्लियर कीजिए, सुन लो। कस्टम में माल इंपोर्ट हो रहे, आपको भी पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कौन डील करता है? कस्टम्स, गुड्स का। तो इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स इंपोर्ट किया आपने वेसल के थ्रू, और मान लो वेसल में है या तो माल
या इंडिया पहुंचा बट अभी तक आप माल को छुड़वाए नहीं, तो आपके माल छुड़वाने से पहले आप किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन करके वो गुड्स को सेल कर दीजिए, आप पर, आपके ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगेगा, नेगेटिव लिस्ट है। जो बंदा लास्ट में जाएगा माल छुड़वाने उससे जीएसटी ले लेंगे। कैसे वैल्यूएशन होगी वो कस्टम में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको ए और बी दोनों पॉइंट पढ़ाया, फिर भी एक बार ए क्लियर कर देता हूं, बी तो आप समझ गए। सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स जो कस्टम में आए थे टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, सर ये क्लियर कर दीजिए। ये बताता हूं क्या है एक्चुअली क्या होता है। कस्टम में माल आने के बाद अगर आप लेके जाने की हालत में नहीं है तो आप कस्टम के वेयरहाउस में माल डलवा सकते हैं। ये जो वेयरहाउस गुड्स है ये कस्टम वेयरहाउस में पड़े हैं माल, तो कस्टम का वेयरहाउस में जब तक माल पड़ा और आप छुड़वाए नहीं है तब तक आप किसी को भी बेचोगे तो उस पर जीएसटी नहीं है, नेगेटिव लिस्ट। एक तो ये, और एक अगर माल वेयरहाउस में नहीं है फिर भी बेचा, क्या फर्क पड़ रहा है, अभी तक आप छुड़ा कर नहीं ले गए। दोनों में देखो एक लाइन कॉमन है, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। आप कस्टम से माल छुड़ा कर ले जाए उससे पहले तक अगर आप किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन करके वो गुड्स को किसी को बेचेंगे, उस सप्लाई पर लॉ कह रहा है नेगेटिव लिस्ट है, जीएसटी नहीं चाहिए, जितना ट्रांजैक्शन करना कर लो। जो बंदा लास्ट में हमारे से माल छुड़वाने आएगा हम उससे जीएसटी ले लेंगे, जिसका पूरा डिस्कशन मैं कस्टम में करूंगा, यहां नहीं। डन है। अगर आपको एक बार पढ़ना है तो आप सेल्फ पढ़ लो, फटाफट एक बार रीडिंग कर लो। देखो ये जानो कि हमने अभी अभी ऊपर नेगेटिव लिस्ट पढ़ा, क्या टॉपिक के अंदर पढ़ा, एक्टिविटी ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब ऐसी एक्टिविटी ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सर्विस है। इसमें एक पार्ट था नेगेटिव लिस्ट, दूसरा पार्ट अभी पढ़ाऊंगा नोटिफाइड एक्टिविटी ट्रांजैक्शन, जो करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है। इसी बात पे फोकस करो, कुछ एक्टिविटी ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, सीजी एसजी या लोकल अथॉरिटी, थर्ड पार्टी नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। एज पब्लिक अथॉरिटी, एज पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक के लिए जन सेवा, वो कोई काम कर रहे हैं। बट उनमें से जो नोटिफाइड एक्टिविटी होगी उसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई सर्विस माना जाएगा। उसमें पहली एक्टिविटी पढ़ते आइए, फंक्शन ऑफ पंचायत म्युनिसिपैलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ एक्टिविटी हमारा पंचायत या म्युनिसिपैलिटी को करना होता है। वो एक्टिविटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, पंचायत म्युनिसिपैलिटी कोई भी पब्लिक को करके दे और कोई चार्जेस ले, तो वो एक्टिविटी न तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी न सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। एग्जांपल, सफाई रखने की जिम्मेदारी इनकी होती है, क्लीनिंग, गार्बेज कलेक्शन, ये सब, सीवरेज क्लीनिंग, ड्रेन क्लीनिंग, उसमें से सीवरेज हटाना, ये सब काम इनका होता है। अगर ये लोग एज पब्लिक अथॉरिटी, सीजी एसजी या लोकल अथॉरिटी ये काम कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, ये लोग कर रहे हैं, मतलब अपने अंडर आदमी रख के करवा रहे हैं, मतलब ये लोग ही करवा रहे हैं, तब उस अमाउंट पर जो भी चार्जेस पब्लिक से अगर लिया जा रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसके अंदर दूसरा देखो, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। सर ये कब हमको लेना होता है? ऑब्वियसली अगर आप में से किसी को अगर वाइन का बिजनेस करना है, एल्कोहलिक लिकर बेचना है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हैं। तो वहां पर जो भी लाइसेंस चार्जेस वगैरह आप पे कर रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये भी एक एक्टिविटी जो नोटिफाइड है। आगे बढ़ते हैं, नोट्स। सबसे पहले गुड्स का मीनिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल गुड्स के मीनिंग में नहीं है। अदर देन, उसमें भी गुड्स का मीनिंग में देखो अदर देन क्या लिखा हुआ है, मनी सिक्योरिटी, मनी कैनॉट बी ट्रीटेड एज गुड्स, सिक्योरिटीज कैनॉट बी ट्रीटेड एज गुड्स। इक्विटी शेयर, डिबेंचर, ये जो सिक्योरिटीज होती है ये कोई गुड्स नहीं होता, और मनी भी गुड्स नहीं है। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, क्लेम टू एनी डेट लाइक लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। बट एक बात लर्न कर लो, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग आर गुड्स। सर बाकी एक्शनेबल क्लेम का एग्जांपल यहां क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि बाकी बचे हुए एक्शनेबल क्लेम नेगेटिव लिस्ट में पहले ही क्लियर हो गया, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ना सर्विस होगा, तो पढ़कर भी क्या होगा। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग गुड्स के मीनिंग में आता है। लॉ ने ये कहा, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। जो ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास जैसी चीजें लैंड से उगती है और उसके बाद वो कट कर बिकती है, तो लॉ बोलता है ये गुड्स के मीनिंग में आ जाएगा। और एक आइटम लॉ ने कहा, क्लियर किया, गुड्स के मीनिंग में आएगा, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट में आपका काम इतना ही है, पीएसएलसीज को भी गुड्स माना जाएगा। आपके मन में आएगा सर ये नाम से हमको सर्विस लग रहा है, नहीं, लॉ ने क्लियर किया, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट बैंकिंग में होता है, ये सब ये गुड्स माना जाएगा। इससे ज्यादा आपको डिटेल नहीं जाना, पीएसएलसीज क्या होता है डेप्थ में, अभी एग्जाम ओरिएंटेड चीज करो। तो ये हो गया आपका। अभी मैं ठीक से समझाऊंगा गुड्स का मीनिंग, घबराना मत। सर्विस का मीनिंग पहले करते हैं। एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी सिक्योरिटी, इसका मतलब गुड्स मनी सिक्योरिटी को छोड़कर कोई भी चीज बच गई वो सर्विस है। इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, मनी तो सर्विस नहीं है ना गुड्स है, बट मनी का यूज लेने के लिए अगर कोई एक्टिविटी हुई। सर नहीं समझा, मनी का यूज लेने के लिए क्या एक्टिविटी हुई? मान लीजिए आप बैंक के पास गए और बैंक से ड्राफ्ट बनवाया, तो ड्राफ्ट का जो अमाउंट है
वो तो गुड्स के मीनिंग में और सर्विस के मीनिंग में दोनों ही नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन इन मनी है। बट ड्राफ्ट पर बैंक आपको चार्जेस लेता है, कमीशन लेता है, वो कमीशन चार्जेस है एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, उस चार्जेस पर जीएसटी आ सकता है, वो सर्विस के मीनिंग में फॉल करेगा। या कन्वर्जन फ्रॉम फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। अच्छा, आपको पता होगा, आप करेंसी कन्वर्जन कराते हैं, एक करेंसी देकर दूसरी ले लेते हैं, मनी को कन्वर्ट कराते हैं, करेंसी कन्वर्जन चार्जेस पर अगर कुछ चार्ज लिया गया तो वो चार्ज सर्विस के मीनिंग में आएगा। सर 1 लाख रुपया देकर डॉलर ले लिया हमने, तो याद रखना 1 लाख रुपए का वैल्यू पर जो डॉलर लिया उसमें से मान लो आपको डॉलर 98,000 का मिला और 2,000 सेपरेट चार्ज था, तो मैं बात कर रहा हूं 98,000 ना तो गुड्स है ना सर्विस है, बट वो जो 2,000 सेपरेट चार्ज है वो सर्विस है। यही समझाया सर। और थोड़ा प्रॉपर गुड्स और सर्विस का मीनिंग बताओ, यहां बताता हूं गुड्स का मीनिंग एंड सर्विस का मीनिंग। देखना गुड्स के अंदर इंक्लूजन एक्सक्लूजन और सर्विस के अंदर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या क्या ये देखते हैं। गुड्स में इंक्लूजन था मूवेबल आइटम्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मूवेबल चीजें गुड्स है। उसके बाद अगर आप उसका लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। एक्सक्लूजन पहले लिख लेता हूं, इमूवेबल चीजें गुड्स नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, एक्सक्लूजन में है। 2 और लिख लो आप, मनी गुड्स नहीं है, एक्सक्लूजन में है, और सिक्योरिटीज भी गुड्स नहीं है, एक्सक्लूजन में है। इतना पहले लर्न कर लो। अब इंक्लूजन में और क्या था, एक्शनेबल क्लेम मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो ना, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग तो ये सब गुड्स है। इसके बाद गुड्स में इतना लिख लो, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या ग्रोइंग क्रॉप वगैरह जैसे आइटम, ये गुड्स के मीनिंग में आ गया। तो गुड्स का मीनिंग तो यही है। सर सर्विस का मीनिंग देखो क्या है, पहले एक्सक्लूजन लिख लेते हैं। सर्विस के मीनिंग में लॉ ने स्पेसिफिकली बोल दिया क्या एक्सक्लूडेड है, गुड्स नहीं होगा सर्विस, एक तो ये क्लियर कर लो, एक मनी नहीं होगा सर्विस, एक सिक्योरिटीज नहीं होगी सर्विस, ये सर्विस नहीं है। तो फिर सर इंक्लूजन क्या हुआ, पहले तो ये लिख लो एक्टिविटी फॉर यूज ऑफ मनी, वो सर्विस है। मनी नहीं है सर्विस, बट मनी के यूज के लिए अगर कोई एक्टिविटी की गई तो वो सर्विस है, ध्यान देना सर। और करेंसी कन्वर्जन शॉर्ट में लिख देता हूं, करेंसी कन्वर्जन तो नहीं, बट करेंसी कन्वर्जन का जो चार्जेस है वो चार्जेस सर्विस का मीनिंग में आ जाएगा, क्योंकि वही तो सर्विस है जो चार्ज लिया गया है। तो करेंसी कन्वर्जन का चार्जेस ले सकते हैं सर। और क्या आ सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस में आ सकता है। डाउट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आपने बताया सेल परचेज नेगेटिव लिस्ट में है, तो मैं उसको छोड़कर ही बात कर रहा हूं, एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट लिख देता हूं, या सीधा स्केड्यूल 3 लिख देता हूं, नेगेटिव लिस्ट तो स्केड्यूल 3 में है। स्केड्यूल 3 को छोड़कर, क्योंकि देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको भी पता है सेल परचेज उसका नेगेटिव लिस्ट में, इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर्टी के लिए कंस्ट्रक्शन सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, लेबर सप्लाई देना सर्विस, वो सब इसमें आ जाएगा सर्विस सर। और एनीथिंग विच आर नॉट एक्सक्लूडेड, एनीथिंग नॉट एक्सक्लूडेड, सर्विस का मीनिंग खत्म। तो सर ये है इंक्लूजन एक्सक्लूजन सर्विस का मीनिंग में। आप चाहो तो दोनों को लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट, अगर आपको लिखना है तो। ये सब मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा तो छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप। आई होप लिख लिया, नहीं तो पॉज कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर्विस का मीनिंग के नीचे देखो एक नोट है, सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। मैंने पहले ही कहा था सिक्योरिटी अगर बेचा खरीदा उस वैल्यू पर तो जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो सर्विस का मीनिंग में ही नहीं आता ना गुड्स का मीनिंग में आता। बट सिक्योरिटी खरीदने बेचने के लिए अगर ब्रोकर की सर्विस ली तो ब्रोकरेज चार्जेस, एजेंट की सर्विस ली तो कमीशन चार्जेस, ये जो सेपरेट चार्जेस है इस पर जीएसटी आएगा। ये एग्जांपल है, आप पढ़ लेना एक बार टाइम हो तो, फटाफट में समझ आ जाएगा और कुछ नहीं। आगे बढ़ता हूं, कंसीडरेशन का मीनिंग क्या है एज पर लॉ। लॉ के अंदर कंसीडरेशन का मीनिंग पढ़ रहे हैं,
इन रिलेशन टू द सप्लाई इंक्लूड्स कंसिडरेशन, सप्लाई के मीनिंग के हिसाब से क्या इंक्लूड करता है, एनी पेमेंट, तो ऑब्वियस ही बात है मैं आपको कोचिंग दे रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हैं, ये आ गया कंसिडरेशन, और द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आपने कोई एक्ट कर दिया, सर क्या एक्ट कर दिया, एग्जांपल ले लो, मैं आपको कोचिंग सर्विस दूंगा बट मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया आप मेरा जीएसटी रिटर्न लगा दोगे, आपने बोला हाँ, तो वो हो गया एक्ट। फॉरबियरेंस, किसी तरह का आप कोई एक्ट को बेयर करें, कोई चीज को बेयर करें, मैंने आपको बोला मैं आपको कोचिंग सर्विस दूंगा, बदले में आप ये मत करना बस, तो बेयर करना फॉरबियरेंस, ये भी कंसिडरेशन माना जाएगा बट नॉट इंक्लूड। कंसिडरेशन में क्या नहीं आएगा, यही हाईलाइट करना, यही इंपॉर्टेंट है। एनी सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट, सीजी या एसजी, बस और कोई सब्सिडी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो कंसिडरेशन के मीनिंग में नहीं आएगी, ये लर्न कर लो, मैंने देखा बच्चों को भूल जाते हैं ये बहुत जल्दी। आगे देखो, डिपॉजिट वगैरह कोई देता है तो उसको कंसिडरेशन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि डिपॉजिट आप एडजस्ट ना कर लो। अब आप एग्जांपल लो, आपने मुझसे कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली, तो रेंट तो कंसिडरेशन है जो मुझे आप पे कर रहे हो, लेकिन आपने मेरे से प्रॉपर्टी ली तो आपने मुझे 5 लाख रुपए डिपॉजिट भी कराया, बड़ी प्रॉपर्टी थी, कोई कमर्शियल है, 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराया, ये 5 लाख रुपया कोई कंसिडरेशन नहीं है अनलेस एंड अनटिल इसको मैं रेंट से एडजस्ट करूं, क्योंकि ये 5 लाख तो मेरे पास सेफ है, आपको वापस देना है, तो ये किसी तरह का कंसिडरेशन नहीं है। आगे बढ़ता हूं, मनी का डेफिनेशन क्या होता है, देखो इंडियन लीगल टेंडर तो भारतीय करेंसी, और क्या फॉरेन करेंसी भी मनी के मीनिंग में आ जाएगा, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस। आपको तो ज्यादातर नाम देख के ही लग रहा है सर ये हम लोग ये सब भी दे देते हैं पैसे की जगह, मतलब ये सब उसी का सब्सटीट्यूट है। When used as consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender for another denomination, तो सर ये तो हमको पता है, मेन क्या लर्न करना है इस डेफिनेशन में, देखो नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। सर एग्जांपल, आपके पास पुराने जमाने के सिक्के पड़े हुए हैं, ब्रॉन्ज से बने हुए या पीतल निकल से बने हुए, किसी तरह के भी कोई भी सिक्के पड़े हुए हैं या नोट पड़ा हुआ पुराना, और आपको पता है आज की डेट में उसकी वैल्यू अलग है, वो सब आइटम्स मनी के डेफिनेशन से बाहर है, क्योंकि अब वो करेंसी इन प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए उनको मनी का डेफिनेशन से बाहर रखा गया, मतलब वो मनी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप वो अलग वैल्यू के लिए रखते हो अपने पास। चलो आगे बढ़ते हैं, कंसीडरेशन खत्म, अब रिसिपेंट का मीनिंग करेंगे हम। सर क्या करेंगे, रिसिपेंट का मीनिंग, सप्लाई ऑफ गुड सर्विस में हु इज रिसिपेंट, आइए जानते हैं रिसिपेंट कौन होता है। देखो अगर कंसीडरेशन पेबल है, ऑब्वियसली मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और आप मुझे कंसीडरेशन दे रहे हैं, तो जो बंदा मेरे को कंसीडरेशन पे करेगा मेरे लिए तो वही रिसिपेंट है, तो लॉ ने बोला वही होगा। अगर कंसीडरेशन नहीं है सप्लाई में, आपको भी पता है कुछ 4 ऐसी एक्टिविटी जहां पर विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई माना जाता है, तो अगर कंसीडरेशन नहीं है तब क्या होगा, रिसिपेंट कौन होगा, जिसको गुड्स, या तो गुड्स है तो गुड्स डिलीवर हुए, और सर्विस है तो जिसको सर्विस रेंडर हुई। और कौन होगा भाई, जिसको हम गुड्स की डिलीवरी दे रहे हैं, जिसको हम सर्विस रेंडर करें, फिर वही मान लिया जाएगा, उसी को रिसिपेंट। आगे बढ़ते हैं, कंसीडरेशन रिसिपेंट का मीनिंग में ऑल्सो इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपेंट इन रिलेशन टू द गुड सर्विस और बोथ सप्लाइड। तो अगर कोई सप्लाई में कोई एजेंट भी इन्वॉल्व है तो रिसिपेंट में एजेंट को भी माना जाएगा, मतलब शॉर्ट में बोले तो एजेंट भी रिसिपेंट के मीनिंग में इंक्लूड होगा। आगे बढ़ते हैं, तो सर रिसिपेंट का एक बार और मीनिंग, कंसीडरेशन पेएबल है तो जो कंसीडरेशन पे करने के लिए लायबल है, कंसीडरेशन पेएबल नहीं है तो गुड्स अगर किसी को डिलीवरी हो तो गुड्स का केस में, और सर्विस का केस में रेंडरिंग ऑफ सर्विस जिसको दी गई वो होगा हमारा रिसिपेंट। और लास्ट एजेंट भी रिसिपेंट का मीनिंग में आएगा अगर उसके थ्रू सप्लाई हुई तो। आगे बढ़ते हैं, लॉ ने एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मीनिंग रखा है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल, अब ब्रैकेट देखो स्टार्ट हो गया, क्या क्या आता है देखो, टैक्सेबल जितनी भी सप्लाई हमने की वो गुड्स एग्रीगेट टर्नओवर के मीनिंग में आएगा, बट ध्यान देना एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई जिस पे आप रिवर्स चार्ज में टैक्स दे रहे हैं। इतना पढ़ने का ही जो दिमाग ही कहता है सर अगर हम कोई से सप्लाई ले रहे हैं और रिवर्स चार्ज में टैक्स दे रहे हैं, डजंट मैटर, सर्विस सप्लाई ले रहे हैं तो वो हमारा टर्नओवर कैसे हो सकता है, टर्नओवर तो हम देते हैं, आउटवर्ड होता है टर्नओवर, नॉट इनवर्ड। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर आउटवर्ड, तो हमारा आउटवर्ड सप्लाई आ गया टैक्सेबल, प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई जो हमने आउटवर्ड की है वो ले लो, प्लस एक्सपोर्ट जो हमने किया वो ले लो, और प्लस इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी सप्लाई की है वो भी ले लो, सब मिला लो हमारा टर्नओवर आ गया। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है सर, आउटवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल, चाहे एग्जेम्प्ट, चाहे एक्सपोर्ट, चाहे इंटर स्टेट, सबको ऐड कर लो, हमारा आ गया एग्रीगेट टर्नओवर। उसके बाद किस किस का जोड़ना है आपको,
सेम पैन के अंडर जितने भी प्रीमाइसेस है उन सबका। मान लो मैंने एक पैन लिया और मैंने 5 ब्रांचेस खोले, जीएसटी में पांचों रजिस्टर्ड है मान लो, और 5 मेरे अलग अलग जगह ब्रांचेस है, तो मेरा सब जगह का टर्नओवर को जोड़ा जाएगा, तब बनेगा एग्रीगेट टर्नओवर, नॉट एक ब्रांच का। आगे बढ़ते हैं। और ये ऑल इंडिया बेसिस पर कंप्यूट होता है, ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया ना, एक पैन के अगेंस्ट मेरे जितने भी ब्रांच है सबको टोटल कर लो, बट जीएसटी पोर्शन एग्रीगेट टर्नओवर के मीनिंग में नहीं आएगा। उतना तो आपका भी बुद्धि है सर, जीएसटी इज अ टैक्स नॉट टर्नओवर, हो गया, एक्सक्लूड कर दो इसको। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबल सप्लाई का क्या मीनिंग है, एग्जेम सप्लाई का क्या मीनिंग है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का क्या मीनिंग है। देखो ध्यान से, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब कोई भी आइटम जिस पर लेविएबल होती है टैक्स की जिस पर लेवी होती है वो टैक्सेबल सप्लाई होता है। सर एग्जेम सप्लाई, इसमें लॉ ने 3 मीनिंग दिया है। नील रेटेड आइटम्स को एग्जेम सप्लाई में रखा गया है, होली एग्जेम्प्ट आइटम्स को टैक्सेबल एग्जेम सप्लाई में रखा गया है, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई को एग्जेम सप्लाई में रखा गया है। सर नील रेटेड का मतलब ऐसे आइटम्स जो लिस्ट में जिसकी रेट नील है, ऐसे आइटम जिसकी जीएसटी के जो रेट की लिस्ट है उसमें नील रेटेड है, वो आइटम्स। होली एग्जेम्प्ट क्या होता है, जिस पर जीएसटी में नोटिफिकेशन से एग्जेम्पशन दिया गया है। और नॉन टैक्सेबल क्या होता है, ऐसे आइटम जिस पर तो जीएसटी की लेवी ही नहीं है। सर नॉन टैक्सेबल का मतलब अल्कोहल, पेट्रोल, ये सब सप्लाईज नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है फिलहाल। तो नील रेटेड, होली एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तीनों को जोड़ लो, एग्जेम सप्लाई बन जाएगा। एक वर्ड अभी के लिए बता देता हूं, नॉलेज के लिए सुन लो, जीरो रेटेड सप्लाई एग्जेम सप्लाई के मीनिंग में नहीं आता। जीरो रेटेड को मैं एग्जेम सप्लाई नहीं बोलूंगा, लिखकर काट लो। कोई भी कहे ना तो एग्जेम सप्लाई में जीरो रेटेड आएगा, आंसर इज नो। सर नील रेटेड जीरो रेटेड एक नहीं है, नहीं अलग अलग है, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए शॉर्ट में जान लो, नील रेटेड का मतलब तो कोई भी आइटम जिसकी जीएसटी की रेट नील है। जीरो रेटेड में ये नहीं होता, जीरो रेटेड का मतलब होता है एसईजेड वालों को माल बेचना या एक्सपोर्ट करना। अभी के लिए लिख देता हूं, जीरो रेटेड का मतलब है एक्सपोर्ट या एसईजेड सप्लाई। आप एसईजेड वालों को सप्लाई करते हैं वो होता है जीरो रेटेड, और वो एग्जेम सप्लाई के मीनिंग में नहीं आता। अब बात करते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, जिस पर जीएसटी की लेवी ही नहीं है, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अल्कोहल, पेट्रोल, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस का डेफिनेशन एज पर लॉ क्या कहता है, ये बहुत जनरल डेफिनेशन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट तो आपको ऐसे ही क्लियर है, कुछ एक पॉइंट है जहां मेहनत करनी है। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर एटसेट्रा, प्लस माइनस फाइनेंशियल या मॉनेटरी बेनिफिट। आप ट्रेड, कॉमर्स वगैरह कर रहे हैं, एडवेंचर, वोकेशन, कुछ भी कर रहे हैं करो, लेकिन ये काम आप फाइनेंशियल या मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करो चाहे ना करो, लॉ बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस ही रहेगा। आगे बढ़ता हूं। एक्टिविटीज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू ए अबव, ऊपर वाले से जुड़ी हुई एक्टिविटी भी बिजनेस है। सर एग्जांपल, एक मोबाइल फोन कंपनी मोबाइल तो बिक्री करती है, साथ में सर्विस सेंटर से सर्विस भी देती है, तो वो जो जुड़ी हुई सर्विसेज है या एक्टिविटीज है वो भी मानी जाएगी कि आप बिजनेस ही कर रहे हो। तो दोनों आ गया, अभी तक 2 आया। आगे देखना, ए वाली एक्टिविटी ट्रांजेक्शन में चाहे प्लस माइनस है, वॉल्यूम हो ना हो, फ्रीक्वेंसी हो ना हो, कंटिन्यूटी हो ना हो, रेगुलरिटी हो ना हो। अब मान लो कोई एग्जांपल, दिवाली के वक्त क्रैकर्स का बिजनेस करता है, फायर क्रैकर्स का बिजनेस करता है, होली के वक्त कलर्स का बिजनेस करता है, व्हाटएवर करना है करो। लॉ कहता है आपका ये रेगुलरिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस इज बिजनेस। तो देखो 3 एक्टिविटी, मतलब ट्रेड, कॉमर्स वगैरह बिजनेस का मीनिंग में आता है, उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी भी आती है, और चाहे आप वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी हो ना हो, ये बिजनेस है। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई या एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। लॉ बोलता है बिजनेस शुरू करने के वक्त या बिजनेस बंद करने के वक्त, उस दौरान भी अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो हम मानेंगे, चाहे शुरू करने के वक्त हुआ चाहे खत्म करने के वक्त हुआ, तो बिजनेस के लिए, इसलिए वो भी बिजनेस है। शॉर्ट में कोई ये नहीं कह सकता कि हम तो बिजनेस स्टार्ट करें इसलिए ये बिजनेस नहीं है, अभी तक तो स्टार्ट हो रहा है। लॉ कहता है बेटा स्टार्ट करते वक्त चाहे एंड करते वक्त भी कोई एक्टिविटी हो रही है, हमारे लिए वो बिजनेस में ही हो रही है, इसलिए वो बिजनेस के मीनिंग में आता है। तो चारों एक साथ कर लो। ट्रेड, कॉमर्स वगैरह बिजनेस है सर, यस। उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी भी बिजनेस है, यस। थर्ड पॉइंट ध्यान से समझना, वहां फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी हो ना हो, वो बिजनेस है। और फोर्थ पॉइंट, कमेंसमेंट और क्लोजर के दौरान भी अगर एक्टिविटी हो रही है तो भी वो बिजनेस है। आगे बढ़ता हूं। सर्विस सप्लाइड बाय ए पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन। आप अपना ट्रेडिंग, प्रोफेशन या वोकेशन के दौरान अगर कोई कहीं पर ऑफिस भी ले लिया है, ऑफिस होल्ड कर रहे हो कहीं पर एज पोजीशन ऑफिस का, और वहां से यही काम को कैरी ऑन कर रहे हो, लॉ कहता है वो भी बिजनेस है। सर ये तो बिल्कुल नहीं समझा, अभी समझेगा। आप मान लीजिए सीए इन प्रैक्टिस हो, सीएस इन प्रैक्टिस हो, कोई एक ले लीजिए, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है सर। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने ऑफिस से,
वो तो बिजनेस है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं, वो तो ऊपर ही आ गया। अब आपको एक कंपनी ने ऑफर दिया कि आप अपना यही काम हमारे ऑफिस में आकर भी कर सकते हो, प्लस हमारे काम भी कर दो, या फिर हमारे ऑफिस में आकर हमारे काम कर लो, हम आपको एक पोजीशन दे देंगे, ऑफिस होल्ड कर लो आप, बट यहां से आप अपना प्रोफेशन को कैरी ऑन कीजिए, हमारे कुछ काम रहेंगे वो सब कर दीजिए, टैक्स रिलेटेड इश्यूज रहते हैं वो क्लियर कर दीजिए, उसके लिए रिपोर्ट बना दीजिए। अगर आप इस तरह से ऑफिस होल्ड करते हैं कहीं पे भी, किसी के अंडर भी, तो वो माना जाएगा आप अपना बिजनेस ही कर रहे हो वहां से, और वो भी बिजनेस के मीनिंग में आ जाएगा। एकदम सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस विद कंसिडरेशन। सर ये क्या है? ये तो क्या है, एंट्री चार्जेस बोल दो ना, हो गया। नवरात्र के वक्त डांडिया खेलते हो आप, डांडिया खेलते हो आप, गरबा खेलते हो आप, ये सब होता है, पोंगल, बहुत सारे अलग अलग इवेंट पर अलग अलग चीजें होती है। या आप मान लीजिए सर्कस देखने जाते हो, कहीं पे भी जाओ आप एंट्री चार्ज पे करते हो। लॉ कहता है किसी भी प्रीमाइसेस में, सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो तो एंट्री चार्ज पे करके ही अंदर जाते हो, कोई भी प्रीमाइसेस में आप एंट्री लेने के लिए पैसा देते हो, लॉ कहता है विद कंसीडरेशन, इसीलिए तो कह रहा हूं पैसा देते हो, वो लॉ कहता है ये बिजनेस ही है, सामने वाला बिजनेस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सर हमको पॉइंट नंबर EF कैसे याद रहेगा? देखो आप 11 12 से सुनते आ रहे हो ऑफिस प्रीमाइसेस, तो ऐसे याद हो जाएगा, ये दो वर्ड लिख लो, ऑफिस प्रीमाइसेस। तो सर कहीं पर हमने ऑफिस होल्ड किया अपने ही बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन को करने के लिए, वो भी बिजनेस है, और प्रीमाइसेस से किसी प्रीमाइसेस में एंट्री लेने के लिए चार्जेस दे रहे हो तो वो भी बिजनेस है। ऑफिस प्रीमाइसेस वर्ड 7 लर्न कर लो, हो गया, पहला 4 तो वैसे भी याद है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 2 साथ में याद हो जाएगा। क्लब एसोसिएशन सोसाइटी अपने मेंबर को सर्विस देती है पैसा लेकर, लॉ कहता है ये भी बिजनेस है। देखो आप किसी क्लब में मेंबर बन जाओ, पैसे देकर वहां से सर्विस लो, एक्टिविटी लो, फंक्शन लो, कोई कुछ भी काम करवाओ, वो बिजनेस माना जाएगा। जिम ज्वाइन कर लो, मेंबर बनो, उस जो भी चार्जेस वहां पे करे हो, लॉ बोलता है वो बिजनेस में हुआ। आगे बढ़ते हैं। रेस क्लब वगैरह, सर रेस क्लब क्या होता है? महालक्ष्मी रेस कोर्स मुंबई, तो रेस क्लब आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, जहां पर रेस होती है तो हम वहां पर चार्जेस पे करते हैं, वो सब बिजनेस में होता है, माना जाएगा। जो भी रेस क्लब एक्टिविटी करता है सब बिजनेस है, लॉ कह रहा है। तो क्लब वगैरह नॉर्मल और रेस क्लब सब बिजनेस कर रहे हैं। आगे बढ़ो, लास्ट, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट मतलब CGSG लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटी करती है तो लॉ कहता है ये भी बिजनेस है, लेकिन इसी में कुछ एक्टिविटी नोटिफाई हुई है जो मैंने ऊपर पढ़ाया, जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सर्विस माना जाएगा, तो ये याद रखना। प्लस जो एक्टिविटी नोटिफाई नहीं हुई है उस पर GST आ सकता है, ऐसे याद रख लो। अभी के लिए आएगा नहीं आएगा वो सब एग्जिबिशन में क्लियर होगा, अभी के लिए इतना जान लो, ये भी बिजनेस कर रहे हैं। सर बिजनेस का एक बार फटाफट देखो, आप ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, वेजरिंग, एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, ये सब काम जो करते हो ये बिजनेस है। सर एडवेंचर वो फटाका का बिजनेस ले लो, इस तरह से कई लोग करते हैं। वोकेशन रामदेव बाबा जैसे लोग, ऐसे बहुत लोग हैं, तो ये सब बिजनेस करते हैं। दूसरा सुन लो, ध्यान से सुनना, बट सबका वोकेशन में GST हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो सब एग्जेम्पशन लिस्ट पढ़ोगे तब क्लियर होगा। दूसरा सुन, अच्छा ट्रेड कॉमर्स से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी अगर आप करोगे, लोग कहता है वो भी बिजनेस है। अगर आप वहां बिजनेस में कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, फ्रीक्वेंसी ये सब हो ना हो, बिजनेस है। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद अगर बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त या क्लोजर करने के वक्त भी कोई एक्टिविटी हो रही है, वो सब बिजनेस में हो रहा है, माना जाएगा, तो 4 डन। अब ऑफिस प्रीमाइसेस से 2 पॉइंट। सर ऑफिस से क्या क्या? देखो अगर आप ऑफिस होल्ड करते हो कहीं पर प्रोफेशन, वोकेशन या बिजनेस कोई ट्रेड कोई करने के लिए, तो माना जाएगा आप अपना बिजनेस ही कैरी ऑन करें, कहीं पे भी होल्ड करो, बताया था एग्जांपल। और प्रीमाइसेस, किसी भी प्रीमाइसेस में एंट्री लेते हो, चार्ज पे करते हो, वो बिजनेस है। चार्ज पे करते हो ये याद रखना, वो बिजनेस है। नेक्स्ट ध्यान से सुना, क्लब के 2 पॉइंट। नॉर्मल क्लब अपने मेंबर को बहुत सारे एक्टिविटी सर्विसेज देता है, वो सब बिजनेस में हो रहा है, माना जाएगा। रेस क्लब के भी एक्टिविटी को बिजनेस माना जाएगा। और गवर्नमेंट एज पब्लिक अथॉरिटी, CGSG लोकल अथॉरिटी कोई भी काम करती है एज पब्लिक अथॉरिटी, वो बिजनेस में करी गई है, ये माना जाएगा। फटाफट इसका एक रिविजन करो और आप एक लर्निंग करो, फटाफट करो। नेक्स्ट टॉपिक वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल, टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सर हमको यही नहीं पता व्हाट आर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, तो उसका मीनिंग बताऊंगा, फिर उसकी टैक्स लायबिलिटी बताऊंगा। तो टैक्स लायबिलिटी ऊपर है, उसका मीनिंग नोट नंबर 1 में है। मीनिंग क्या है? देखो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का मीनिंग एज पर सेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट। इसका मीनिंग वगैरह सब जानोगे, उससे पहले मेरी 2 लाइन समझ लो, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई अगर आप सिंगल वैल्यू पर दे रहे हो, एक ही प्राइस पर दे रहे हो, तो सवाल है GST रेट क्या लगाएं, क्योंकि अलग अलग सप्लाई का अलग अलग GST रेट है। डिबेट ये है, बस इसी को सॉल्व करेगा ये कंसेप्ट। आइए समझाता हूं कंपोजिट सप्लाई क्या होता है। 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई नेचुरली जुड़ी हुई है, नेचुरली बंडल्ड है और एक दूसरे के साथ दी गई है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिसमें से एक सप्लाई को प्रिंसिपल सप्लाई माना जाए, तब यह है कंपोजिट सप्लाई। एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको कोचिंग सर्विस दे रहा हूं, साथ में बुक सेल कर रहा हूं, बुक भी तो दे ही रहा हूं, सेल कर रहा हूं, मतलब उसी वैल्यू पर बुक भी दे रहा हूं।
अब सवाल है सर ये दोनों सप्लाई का आपने एक चार्ज लिया है तो उस चार्ज पर जीएसटी का रेट बुक का लगेगा या कोचिंग सप्लाई का लगेगा? देखो आपको भी पता प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, कोचिंग सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई है ना उसमें से एक कोचिंग सप्लाई है, तो जो कोचिंग सप्लाई का जीएसटी रेट है आपको भी पता वही लगेगा। मान लीजिए बुक का जीएसटी रेट है 5%, कोचिंग सप्लाई का जीएसटी का रेट है 18%, तो पूरी जो मैं चार्ज कर रहा हूं आपसे उस पे मैं 18% ही जीएसटी चार्ज करूंगा। लॉजिकली सोचो आप, प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट लगता है जहां कंपोजिट सप्लाई प्रूफ हो जाती है, और वाइस वर्सा अगर जीएसटी रेट मान लो एक बार है नहीं बट मान लो कोचिंग सर्विस का कम होता और उसका ज्यादा होता तब भी कमी लगता, मतलब जो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट है वो लगेगा। इसको समझने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं, मिक्स सप्लाई का क्या कंसेप्ट है। दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाई को आपने एक साथ दे दिया सिंगल प्राइस पर और वो कंपोजिट के मीनिंग में नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट कोई ऐसी सप्लाई नहीं है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नेचुरली बंडल्ड है। मैंने जानबूझकर दो या दो से ज्यादा सप्लाई को जोड़कर एक साथ दिया, बायर और सेलर का एग्रीमेंट, सप्लायर और रिसिपिएंट का एग्रीमेंट के हिसाब से, तब ये मिक्स सप्लाई मानी जाएगी क्योंकि ये कंपोजिट नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, कमर्शियल रेंटिंग पर जीएसटी की रेट है 18%, रेजिडेंशियल रेंटिंग पर जीएसटी की रेट है एग्जेम्प्टेड, पर्सनल पर्पस के लिए अगर है तो। अब सपोज कीजिए आपने मुझसे, मेरी दो प्रॉपर्टी है, कमर्शियल एक रेजिडेंट, आपने मुझसे दोनों रेंट पर ली, एक पे बिजनेस करोगे एक पे रहोगे, और आपने जानबूझकर मुझे बोला एक ही एग्रीमेंट बनाओ और हर महीने सिंगल इनवॉइस देना हमको, दोनों रेंट का एक ही चार्ज लो आप, तब आपको नहीं लगता दो सप्लाई को मैं कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई नेचुरली बंडल नहीं, आर्टिफिशियली जोड़ रहा हूं मैं, तब पूरा रेंट पर क्या जीएसटी रेट लगना चाहिए आपके हिसाब से? सर ऑब्वियसली कमर्शियल वाला 18% लग जाना चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हो ना ऐसा, क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब यह है कि आप मिक्स सप्लाई पे जिसकी टैक्स रेट ज्यादा है आप वो लेने बोल रहे हो, वही पढ़ाऊंगा अभी मैं। मिक्स सप्लाई का मीनिंग तो क्लियर है, दो या दो से ज्यादा सप्लाई को जोड़कर दी जा रही है एक प्राइस पर जो नेचुरली बंडल नहीं है, और कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल्ड है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिसमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है। तो आपको ये मीनिंग तो समझ आ गया। इसकी टैक्स लायबिलिटी समझाता हूं। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा और मिक्स सप्लाई में उस सप्लाई का रेट लगेगा जिसकी रेट हाईएस्ट है, और लॉजिकली आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगर एक से ज्यादा सप्लाई आप एक साथ दे रहे हैं और सबका अगर इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस है तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना चाहिए ताकि वो मिक्स सप्लाई नहीं मानी जाए, हाईएस्ट रेट ना लगे। लो ये क्लैरिफाई कर रहा है कि आप क्या करो, जो चार्ज है अलग अलग सप्लाई का उसका रेस्पेक्टिव अलग अलग रेट लगेगा अगर आप अलग अलग चार्ज इंडिकेट कर दोगे इनवॉइस में तब। इन शॉर्ट अगर मैं कमर्शियल रेंटिंग और रेजिडेंशियल रेंटिंग का चार्ज को अलग अलग बताऊंगा तब दोनों का रेट अलग होगा। रेजिडेंशियल पे 0 होगा क्योंकि उस पे एग्जेम्पशन है, और कमर्शियल पे 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर मैं अलग अलग बता दूंगा तो, अगर दोनों की अलग अलग इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस है तो बचना है तो आप ये करो मिक्स सप्लाई से, और नहीं किया तो फिर हाईएस्ट रेट लगेगा। आगे बढ़ते, बाय वन गेट वन ऑफर। ये कैसा ऑफर होता है सर? इसमें ये मत मानो कि एक आइटम के साथ एक आइटम फ्री मिला, ये नहीं मानना है। लॉ बोलता है बाय वन गेट वन को हम क्या ट्रीट करेंगे, दो के लिए एक प्राइस ली गई है, दो आइटम के लिए एक प्राइस ली गई है, ठीक है सर। तो सर इसका टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगा? डायरेक्ट देख लो, टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन होगा अपोजिट है दोनों या मिक्स है दोनों। अगर एक दूसरे का बेटर एंजॉयमेंट के लिए दिया गया, नेचुरली बंडल्ड है, तो कंपोजिट सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट लगेगा। ऐसा नहीं हुआ तो मिक्स सप्लाई हाईएस्ट रेट लगेगा। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो बाय वन गेट वन को लॉ क्या मानेगा? लॉ मानेगा 2 or more items given at a single price rather than one item is being given free of cost। ये नहीं मानता। डन है? तो चलो इस पार्ट को फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, पॉज ले लो। सप्लाई चैप्टर का ऑलमोस्ट एंड में आ गए हम। सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस। इश्यू पहला कंपोजिट सप्लाई को लेकर है। हुआ क्या प्रॉब्लम वो समझिए। आपको आपके एनवलप्स, लीफलेट्स, बुक्स, बॉक्सेस प्रिंटेड चाहिए अपने ब्रांडिंग में। सर ठीक है समझ गया, बुक्स में कंटेंट चाहिए और बाकी जगह आपकी ब्रांडिंग चाहिए। इस तरह से आपको प्रिंटिंग सर्विस लेनी है किसी से। आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूं अभी तक। हुआ क्या, सामने वाला जो प्रिंटर है, प्रिंटिंग करने वाला बंदा, वो बंदा कह रहा है कि मैं बुक के लिए जो कागज लगेगा वो भी मैं ही दूंगा, प्रिंटिंग भी मैं ही करके दूंगा। एग्जाम्पल है। या फिर जो बॉक्सेस है, बॉक्सेस के लिए बॉक्स भी मैं ही दूंगा, प्रिंटिंग भी मैं ही करूंगा। लीफलेट, पैम्पलेट, ये सब आइटम में भी कागज भी मैं ही दूंगा, प्रिंटिंग भी मैं ही करूंगा। पहले सुनना, दोनों काम सप्लायर कर रहा है। रिसिपेंट सिर्फ कंटेंट बताएगा या स्पेसिफिकेशन बताएगा कैसा चाहिए, बाकी सब रॉ मटेरियल प्लस प्रिंटिंग दोनों काम सप्लायर करके दे रहा है। ये क्लैरिफिकेशन तभी काम आएगा। इसका मतलब ये हुआ खाली सप्लायर प्रिंटिंग करके देता तब हमको ये कंसेप्ट पढ़ना ही नहीं पड़ता, तब तो डायरेक्टली क्लियर है। प्रिंटिंग सर्विस ली, जो प्रिंटिंग सर्विस का जीएसटी रेट है वो लगेगा। बट यहां पर मटेरियल भी वो दे रहा है और प्रिंटिंग भी वो करके दे रहा है। क्लैरिफिकेशन क्या है ये समझते हैं। सीधा आ जाइए नीचे,
ऊपर का ज्ञान मैंने समझा दिया आपको शॉर्ट में। क्लैरिफिकेशन, बुक्स, पैम्पलेट, लीफलेट, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट, इस तरह के आइटम अगर आप प्रिंट करवाओगे, साथ में सामने वाला सप्लायर रॉ मटेरियल भी देगा, प्रिंटिंग भी करके देगा, तब लॉ कहता है यहां पर कंटेंट प्रिंसिपल सप्लाई है। इसी पे फोकस करना आपको, कंटेंट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। मेन सप्लाई यहां पर कंटेंट की वैल्यू है, न कि वो आइटम की। बुक्स की वैल्यू से ज्यादा बुक का कंटेंट की वैल्यू है। लॉ कहता है तब इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। कौन सी सर्विस? ऑब्वियसली प्रिंटिंग सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे प्रिंटिंग सर्विस, और प्रिंटिंग सर्विस का जो जीएसटी रेट है वो पूरे वैल्यू पर लग जाएगा। अभी अभी आपको मैंने कंपोजिट और मिक्स सप्लाई बताया, तो आप समझ पा रही हैं ये कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट लग रहा है। अब बात करते हैं एक और क्लैरिफिकेशन का। प्रिंटेड एनवेलॉप्स, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, नैपकिन, वॉलपेपर, यहां पर आप बताइए कंटेंट का मेन वैल्यू डिराइव हो रहा है या उस गुड्स का? बॉक्स पे जो भी कंटेंट हो, बॉक्स इज द मेन थिंग जिसका मेन वैल्यू है। एनवेलॉप्स, लेटर कार्ड, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, नैपकिन, वॉलपेपर, मतलब जो आइटम यूज पर आने वाला है वो आइटम मेन वैल्यू डिराइव करा, तब लॉ कहता है प्रिंसिपल सप्लाई हम गुड्स को मानेंगे, और प्रिंटिंग एंसिलरी है। मेन सप्लाई क्या है, बस ये डिटरमाइन हो गया, प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है, तब लॉ कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे, और जो गुड्स की जीएसटी रेट है वो लगेगी। तो कंपोजिट सप्लाई का कंसेप्ट में प्रिंसिपल सप्लाई ढूंढना पड़ता है। प्रिंटिंग के केस में अगर सामने वाला सप्लायर मटेरियल प्लस प्रिंटिंग दोनों करके दे रहा है, तो कैसे डिटरमाइन करना है प्रिंसिपल सप्लाई, वो बता दिया मैंने, बस यही है। आगे बढ़ते हैं। अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है पहले ये जानो, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, मेरा और मेरे ब्रांच के बीच में। बात को समझो, मैं अपने ब्रांच के साथ मूवमेंट करवा रहा हूं, क्या चीज की? कन्वेयांसेस की, जो गुड्स लेकर जाता है या पैसेंजर लेकर जाता है या रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जाता है, या रिग्स, रिपेयर इक्विपमेंट, टूल्स एंड स्पेयर्स, या कोई भी गुड जो चक्के पर होता है, व्हील्स पर होता है, क्रेन वगैरह, इस तरह के आइटम मेरे और मेरे ब्रांच के बीच में। देखो ऐसा समझो, मेरा एक ब्रांच ने कोई ट्रक खरीदी, उसमें माल लोड होकर मेरे दूसरे ब्रांच तक गया, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हूं मान लो मैं। अब मेरा ट्रक, इस ब्रांच वाला ट्रक को वो ब्रांच यूज करेगा। सवाल ये है, क्या मैंने अपने ही ब्रांच को कोई सर्विस दी? उस ट्रक का जो मैंने उसको यूज करने दिया, क्या मैंने कुछ सर्विस दी उसको? या ट्रक की वैल्यू पर क्या जीएसटी आएगा? क्योंकि मेरा ट्रक अब वो ले लिया विदाउट कंसीडरेशन, बट डिस्टिंक्ट पर्सन हम तो ये सप्लाई मानी जा सकती है। लॉ ने क्लैरिफाई किया बेटा, इस तरह के बिजनेस में कन्वेयांस, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाना, ये नॉर्मल है। रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स या कोई भी गुड्स व्हील पर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाते रहता है, ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि ब्रांच आपस में यूज करते हैं। आप इतना ही जानोगे, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपका कन्वेयांस, रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स, इस तरह के आइटम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाते हैं फॉर फर्दर सप्लाई, नहीं, वो गाड़ी बिकने नहीं गई है, वहां यूज होने गई है और वापस आएगी इधर, फिर इधर से जाएगी, ऐसे चलते रहता है। अगर आपकी जाती है तो यहां पर ना तो सप्लाई ऑफ कोई गुड्स हुआ ना सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ, इतना सा समझ लो। क्लैरिफिकेशन क्या है? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, और जीएसटी नहीं आएगा। बस इतना ही मेन समझना था। आगे बढ़ते हैं। आर्ट वर्क आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट भेजता है, तो क्या सप्लाई उस वक्त मानी जाएगी? आंसर इज नो। सर ये हमको ऐसे ही पता है, मैं एक आर्टिस्ट हूं, पेंटिंग करता हूं, एक आर्ट गैलरी को 10 पेंटिंग मेरी भेजी, अभी एग्जीबिशन अभी नहीं हो रहा है, एग्जीबिशन तो शायद 10 दिन बाद होगा, आज उसने मंगाया, तो क्या आज ये सप्लाई है? आंसर इज नो, क्योंकि आज कुछ बिका ही नहीं, मैंने तो खाली भेजा है। जिस दिन आर्ट गैलरी से मेरा आर्ट बिकेगा उस दिन ये सप्लाई मानी जाएगी। बस यही क्लैरिफिकेशन है, तो आपको इसमें कुछ समझना नहीं है, हार्डली कुछ है। नेक्स्ट आइए, डेल क्रेडिटर एजेंट के ट्रांजेक्शंस होते हैं, इसको कंसेप्ट को ही समझना पड़ेगा आपको। डेल क्रेडिटर एजेंट कौन होता है? ऐसा एजेंट जो पेमेंट की गारंटी लेता है। सर मतलब मैं, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, मुझे आपको कुछ बेचना है, एक बार के लिए हम स्टूडेंट टीचर नहीं है, मैं एक सप्लायर हूं, आप रिसिपेंट है, मुझे आपको कुछ सेल करना है। एक डेल क्रेडिटर एजेंट से मैंने बात की कि आप मेरा माल उसको बिकवा दो, तो डेल क्रेडिटर एजेंट बोला ठीक है। डेल क्रेडिटर एजेंट का मतलब ही ऐसा एजेंट जो पेमेंट की गारंटी लेगा, तो मेरे को अगर आप पैसा टाइमली नहीं दोगे, मेरे को एजेंट देगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये सब है ही नहीं, ये तो ज्ञान था। मेन पार्ट में आते हैं। आपने मुझे मान लो टाइमली पैसा नहीं दिया, तब डेल क्रेडिटर एजेंट से मैं तो पैसा ले लूंगा, सवाल ये नहीं है, सवाल ये डेल क्रेडिटर एजेंट अब आपसे पैसा लेगा आज नहीं तो कल, और साथ में वो इंटरेस्ट भी लेगा डिले पीरियड का। यस सर, वो लेगा। तो डेल क्रेडिटर एजेंट रिसिपिएंट से इंटरेस्ट भी रिकवर कर रहा है। सवाल है इस इंटरेस्ट पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा। आई थिंक आप कंसेप्ट समझ गए। अगर एक सप्लायर रिसिपिएंट को माल बेच रहा है वाया डेल क्रेडिटर एजेंट,
और टाइमली पैसा सप्लायर को रिसिपेंट नहीं देता है तो डेल क्रेडिट एजेंट दे देता है, बट डेल क्रेडिट एजेंट रिसिपेंट से जब रिकवर करता है तब तक डिले हो जाता है, तो रिसिपेंट इंटरेस्ट भी देता है डेल क्रेडिट एजेंट को। अगर देता है तो मान लो दिया, तो उस इंटरेस्ट पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? बस उसका आंसर एकदम सिंपल है, डिपेंड दो चीज पर करता है। अगर डेल क्रेडिट एजेंट ऐसा एजेंट है जो अपने नाम पर इनवॉइस मेरे से लिया भी था और सामने वाले को दिया भी था, तब सुनना ध्यान से, डेल क्रेडिट एजेंट अगर इश्यू करता है इनवॉइस, इश्यू करता है डेल क्रेडिट एजेंट अपने नाम से और आगे देता भी है, तब तो जो इंटरेस्ट है वो इंडिपेंडेंट लोन नहीं माना जाएगा, क्योंकि डेल क्रेडिट एजेंट जिस रिसिपेंट को बेच रहा है माना जाएगा एक सप्लाई किया है, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इंक्लूड होगा गुड्स की वैल्यू पर। ये लर्न कर लो, सेक्शन 15 में ये चीज वैल्यूएशन चैप्टर में पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना जान लो, जो इंटरेस्ट अमाउंट है डेल क्रेडिट एजेंट जो रिकवर कर रहा है वो गुड्स की वैल्यू के साथ साथ रिकवर कर रहा है, ये माना जाएगा, और गुड्स की वैल्यू प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर जीएसटी लगेगा अगर डेल क्रेडिट एजेंट अपने नाम पर इनवॉइस लेता है, वैसा वाला डेल क्रेडिट एजेंट है। अब मान लेते हैं दूसरा एजेंट, अगर डेल क्रेडिट एजेंट अपने नाम से आगे इनवॉइस ना तो देता और ना मेरे से इनवॉइस उस गुड्स का लिया, ऐसे केस में अगर डेल क्रेडिट एजेंट को रिसिपेंट टाइमली पैसा नहीं देता और बाद में इंटरेस्ट के साथ देता है, तब आप ध्यान से समझना, तब वो इंटरेस्ट इज नथिंग बट लोन का इंटरेस्ट है, क्योंकि डेल क्रेडिट एजेंट ने कोई इनवॉइस तो दिया नहीं था रिसिपेंट को। इसका मतलब ये कि डेल क्रेडिट एजेंट ने लोन दिया था रिसिपेंट को और फ्यूचर में रिसिपेंट लोन विद इंटरेस्ट चुका रहा है उसको, यही तो माना जाएगा। देखो, जब इनवॉइस डेल क्रेडिट एजेंट रिसिपेंट को दिया था तब तो माना जाएगा वो गुड्स बेच रहा है और टाइमली पैसा नहीं आने पर इंटरेस्ट रिकवर कर रहा है, तब वो इंटरेस्ट गुड के साथ जुड़ जाएगा और दोनों वैल्यू पर जीएसटी आएगा। बट डेल क्रेडिट एजेंट अगर इनवॉइस दिया ही नहीं रिसिपेंट को, तो इट मींस उसने जस्ट एक लोन फैसिलिटी दी, क्योंकि मैंने कुछ बेचा तो है ही नहीं। तो अगर डेल क्रेडिट एजेंट रिसिपेंट को लोन फैसिलिटी देता और इंटरेस्ट लेता है, तो लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एग्जेम्प्टेड है जीएसटी में। तो यहां पर इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ लोन माना जाएगा, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। बस यही क्लैरिटी है सर। एकदम शॉर्ट में बोले तो, शॉर्ट में लिखना है तो एक लाइन में आप लिख सकते हो, अगर डेल क्रेडिट एजेंट, सुनना ध्यान से, तो डेल क्रेडिट एजेंट अगर सिंपल है, अगर इनवॉइस रेज करता है तब जो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है वो उस पर जीएसटी आएगा, सिंपल। और अगर वो इनवॉइस रेज नहीं करता है तो जो इंटरेस्ट वो अर्न कर रहा है वो एक तरह से लोन इंटरेस्ट माना जाएगा और लोन इंटरेस्ट पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, नहीं आएगा। बस इतना सा आप शॉर्ट में लिख लो चाहो तो, और नहीं तो ऊपर यही चीज लिखी हुई है बट डिफरेंट वर्डिंग से प्रॉपरली, तो आप वो भी देख सकते हो। डन है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आपको लिखना है तो लिख लो, 1 सेकेंड और पॉज कर लो। आइए अब बात करते हैं एक अलग ही कंसेप्ट का, टेनेंसी राइट्स। बहुत बच्चे तो जानते भी नहीं थे टेनेंसी राइट्स क्या होता है। देखो, आपको कोई प्रॉपर्टी पर कमर्शियल पर्पस के लिए ज्यादा काम आता है ये, बट रेजिडेंशियल में भी आ सकता है। कोई प्रॉपर्टी पर आपको कोई बिजनेस करना है, तो आप, मेरे पास है प्रॉपर्टी, आप मेरे पास आए और बोले मेरे को इस प्रॉपर्टी बिजनेस करना, बट आपको पता है अगर आपका बिजनेस चलने लगा और मुझे अच्छा कोई टेनेंट मिल गया तो मैं तो उसको टेनेंसी राइट दे दूंगा, मतलब मैं उसको दे दूंगा टेनेंसी। तो इस तरह से आपके पास कोई सर्टेनिटी नहीं रहेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कह सकते हैं हमें टेनेंसी राइट्स दो। टेनेंसी राइट का मतलब टेनेंट को मैं तब तक खाली नहीं करा सकता जब तक हमारा म्यूचुअल डिसीजन नहीं होगा। इन शॉर्ट, टेनेंट उस प्रॉपर्टी पे तब तक रह सकता है जब तक टेनेंट चाहे, या फिर कोई पीरियड के लिए भी अरेंजमेंट हो सकता है कि 10 साल 5 साल ऐसे, तो इसको बोलते हैं टेनेंसी राइट। बट इसमें मैं लमसम अमाउंट आपसे चार्ज करूंगा, ज्यादा अमाउंट चार्ज करूंगा, इस अमाउंट को बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। और मंथली रेंट जो आप मुझे दोगे वो अलग, मंथली क्वार्टरली जो भी रेंट होगा वो अलग, मैं आपसे टेनेंसी प्रीमियम चार्ज करूंगा और प्लस रेंट चार्ज करूंगा। तो इस तरह के राइट्स को देना को बोलते हैं टेनेंसी राइट्स। क्या है इसके बारे में पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया। क्या है ये, एक लाइन बोल्ड वर्ड देख लो, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर स्केड्यूल 2। लॉ की नजर में टेनेंसी राइट देना एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसको पगड़ी सिस्टम भी बोलते हैं, सुन लो, आपको लिखना है तो लिख लो, और सलामी सिस्टम भी बोलते हैं। पगड़ी सिस्टम भी बोलते हैं, एग्जाम में हो सकता है ये वर्ड आ जाए, या सलामी सिस्टम भी बोलते हैं। चलिए कोई नहीं, आपको लिखना था। तो सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस ये क्लियर है, अब इसकी टैक्सेबिलिटी को क्या क्लियर करना है। देखो, अगर आपने, मेरे पास था ना टेनेंसी राइट, मैंने अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट दिया है या तो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या किसी रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ जीएसटी को, बट उसके पर्सनल यूज के लिए। मान लो आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको दिया मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट, या फिर आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में बट आप अपने पर्सनल यूज के लिए मेरे से ले रहे हो टेनेंसी राइट्स।
तब तो लॉ कहता है जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्पशन चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर कोई आदमी भाड़े पर जगह लेता है तो चाहे प्रीमियम पे करे चाहे रेंट पे करे, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि रहने का हक सबको है। एग्जेम्पशन चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। बट अगर मैंने ट्रांसफर किया है टेनेंसी राइट, अदर केस में, सर अदर केस क्या बचा? अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है तो रजिस्टर्ड पर्सन को नॉन पर्सनल यूज के लिए दिया। अब मान लो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आपने मेरे से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट लिया है, बट उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आप पर्सनल यूज नहीं करेंगे, आपके ऑफिस के एम्प्लॉय रहेंगे, तो आपका पर्सनल यूज नहीं हो रहा, बिजनेस यूज में हो रहा मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, या फिर कमर्शियल वगैरह प्रॉपर्टी आपको दिया है मैंने यूज करने, इन केसेस में जीएसटी आएगा। बात ही खत्म, प्रीमियम पे भी और रेंट पे भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लास्ट केस, सरेंडर किया। अब इस बार मैं नहीं कर रहा हूं, सप्लायर मैं नहीं हूं, अब आप है सप्लायर। हुआ क्या, आपने मुझसे टेनेंसी राइट लिया और कुछ साल आपने टेनेंसी राइट में प्रॉपर्टी को रखा, बाद में आपको लगा यार ये राइट मेरे को किसी और को देना है, सरेंडर कर दिया, मुझे सरेंडर कर दिया सरेंडर कि नहीं चाहिए हमको। तब जिस दिन सरेंडर करोगे उस दिन आपको पैसे मिलेंगे, उस दिन नहीं देखा जाएगा रेजिडेंशियल या कमर्शियल, कुछ नहीं देखा जाएगा। सरेंडर करोगे तो जो अमाउंट आपको प्रीमियम मिलेगा वो टैक्सेबल है, बस बात खत्म। एक बार और, टेनेंसी राइट अगर आप किसी को देते हैं तो जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी। अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी रहने वगैरह के लिए, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। रजिस्टर्ड पर्सन को पर्सनल यूज के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को, ध्यान से सुना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को नॉन पर्सनल यूज के लिए दिया या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी दिया, तब टेनेंसी प्रीमियम एज वेल एज रेंट दोनों टैक्सेबल है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। और लास्ट केस, जिस दिन आप टेनेंसी राइट सरेंडर करोगे उस दिन आपको जो भी प्रीमियम मिलेगा उस पर तो जीएसटी आएगा ही, टैक्सेबल है, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। डन, ये इतना ही। आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक आपको समझने के लिए एक लाइन में बताता हूं, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप सब स्कूटी, एक्टिवा, गाड़ी, कार सब चलाए हुए हो या चलाते हो, या फिर आपको एटलीस्ट आइडिया की सर्विसिंग में भी दी जाती है, तो आपको पता होगा सर्विसिंग में दो चीज होती है, एक तो सर्विस का चार्ज, लेबर चार्ज, और एक पार्ट का चार्ज होता है। लॉ ने क्लैरिफाई किया कि इस तरह के जितने भी सर्विस सेंटर है वो ध्यान रखिए दोनों का बिल अलग अलग बनाए, अलग अलग, या फिर एक ही बिल में दोनों अलग अलग इंडिकेट हो, ताकि दोनों की जीएसटी रेट क्योंकि अलग अलग होती है, बस इतना ही और कुछ नहीं। नेक्स्ट, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। सर ये कैसा बिजनेस है, हमको तो पता नहीं। देखो, आपको पता नहीं है तो बता देता हूं, बड़े बड़े ट्रक बसेस का टायर का ज्यादा लाइफ नहीं होता, क्योंकि भार बहुत लेकर जाते हैं वो, तो कई बार तो 10-10 दिन में भी टायर फट जाते हैं ऊपर से। ऐसे टायर को जल्दी से वो लोग फेंकते नहीं है, क्या करते हैं, ऊपर का लेयर कटवाकर नई लेयर लगवा लेते हैं। उसको लेकर क्लैरिफिकेशन है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, लॉ क्लियर कर रहा है। देखो, अगर पुराना टायर रिसिपिएंट का खुद का है, मतलब शॉर्ट में आप रिसिपिएंट है, आप अपने ट्रक का पुराना टायर मेरे को ला कर दिया और बोले इस पर एक रीसोलिंग कर दो, रीसोलिंग का मतलब एक नया लेयर चिपका दो, तब तो मैं आपको सिर्फ सर्विस दे रहा हूं, लॉ यही मानेगा ऑब्वियसली, क्योंकि टायर आपका है, मैं तो खाली रीसोलिंग करके दे रहा हूं। लेकिन अगर पुराना टायर मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं उस पर रीसोल करके आपको बेच रहा हूं, तब लॉ बोलता है मैंने गुड्स बेचा, क्योंकि आपने तो कुछ नहीं, आप मेरे पास आए और बोले एक रीसोल किया हुआ टायर चाहिए, तो मैं एक तरह से टायर ही बेच रहा हूं, सप्लाई ऑफ गुड्स। इतना ही क्लैरिफिकेशन है। अब बात करते हैं डोनेशन वगैरह अगर चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट को मिलता है, उसको लेकर, उसकी टैक्सेबिलिटी को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन है। देखो, इसको क्लैरिफिकेशन क्या है मैं समझा ही देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, कई लोग पैसा ट्रस्ट को डोनेट करते हैं, बट बदले में ट्रस्ट से भी सर्विस ले लेते हैं। सर कैसी सर्विस लेते हैं, अपना नाम प्रिंट करवा लेते हैं ट्रस्ट के प्रीमाइसेस पर, प्रॉपर्टी पर, आइटम्स पर, चेयर पर, बड़े बड़े बेंचेस पर। आपने देखा होगा ये सब ट्रस्ट में बहुत होता है। लॉ कहता है डोनेशन के बदले अगर आप अपना नाम लिखवाते हैं ट्रस्ट में कहीं पर भी, तब दो चीज चेक कर लो, टैक्सेबिलिटी पता चल जाएगी। अगर नाम इस तरह से लिखाया गया है कि आपका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तब तो हम मानेंगे आपने जो डोनेशन दिया वो डोनेशन नहीं दिया, एडवर्टीजमेंट सर्विस लेने के बदले पैसे दिए हैं, जीएसटी आएगा। लेकिन अगर आपने नाम सिंप्लिसिटी से लिखवाया है, जहां कहीं भी नहीं लग रहा आपका बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है, तो फिर किसी तरह की नहीं मानी जाएगी आपने कोई एडवर्टीजमेंट सर्विस, प्योरली आप ट्रस्ट को डोनेट कर रहे हो। डोनेशन तो इज जस्ट लाइक ट्रांजैक्शन इन मनी, वहां कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि बदले में आप कुछ ले ही नहीं रहे हो ट्रस्ट से। अब आओ समझो, ट्रस्ट ने नाम आपका डिस्प्ले तो किया है, किस तरह से क्या हो बताता हूं। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी, आपके अच्छे कार्य के लिए हमने एज ए ट्रस्ट आपका नाम लिखा है, तब तो लॉ बोलता है कोई सप्लाई है ही नहीं यहां पर। लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन ऑफ बिजनेस हो रहा है, तब ये एडवर्टाइजिंग सर्विस मानी जाएगी और फिर डोनेशन अमाउंट पे भी जीएसटी लग जाएगा। लॉजिकली सोचो, समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिफोर आगे बढ़े, एक बार मैं पॉज कर रहा हूं, आप भी पॉज कर लीजिए, एक बार ऊपर का अगर रिवाइज करना कर लो, क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइटली नहीं ले सकते आप इसको। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा, पहले आपको याद करना पड़ेगा, मैंने आपको स्केड्यूल 2 में एक एक्टिविटी बताई थी,
देखो क्या, पहले वो पढ़ेंगे, हेडिंग नहीं पढ़ेंगे। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन टू डू एन एक्ट। आपको मैंने बताया था, अगर आप कोई एक्ट कर जाते हैं, टॉलरेट कर रहे हैं कोई चीज, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, या अग्री टू डू एन एक्ट, या रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ये सब अगर आप करते हैं तो माना जाएगा आप सप्लाई ऑफ सर्विस ही दे रहे हैं। नॉन कंपीट एग्रीमेंट्स इसका एक एग्जांपल है। सर एग्जांपल थोड़ा प्रॉपर बताएं। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, आप जानते हैं मैं तुमको ये करके दूंगा, बदले में तुमको रिफ्रेन करना है, मतलब कोई चीज नहीं करनी है। डू एन एक्ट, मैं तुमको ये करके दो, तुम मुझे ये करके दे दो, या तुम मुझे ये करके दे दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। हो तो रहा है ना, आप मुझे कुछ तो करके दे रहे हैं। तीसरा, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, तुम खाली ये टॉलरेट कर लो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। किसी भी तरह से ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस बनाए। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, टू डू एन एक्ट, ये सब लॉ की नजर में सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर ये तो हमको पहले से पता, क्लैरिफिकेशन क्या है, नीचे आइए बताता हूं। ये ऊपर के तीनों एक्ट कब माने जाएंगे सप्लाई भी, लॉ ने ये क्लैरिफाई किया है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एक्सप्रेस और इंप्लाइड, कैसा भी एग्रीमेंट हो, दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो एक्सप्रेस्ड ही क्यों ना हो और चाहे वो रिटर्न में इंप्लाइड एग्रीमेंट ही क्यों ना। एग्रीमेंट होना पड़ेगा, एक तो ये कंडीशन, और दूसरा कंसीडरेशन होना पड़ेगा। कंसीडरेशन मिसिंग नहीं होना चाहिए। एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा देगी, जो पार्टी, किसको पैसा मिलेगा, जो पार्टी रिफ्रेन कर रही है, टॉलरेट कर रही है या एक्ट कर रही है, उनको मिलेगा पैसा। तब लॉ कहता है ये दो कंडीशन मेट करनी ही पड़ेगी सप्लाई होने के लिए, नहीं तो बच गए आप लोग, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। तो इन सब केसेस में तभी ये सप्लाई होगी जब प्लस टू कंडीशंस। नंबर 1 अग्रीमेंट होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड दोनों चलेंगे, और नंबर 2 कंसीडरेशन भी होना चाहिए, तब जाके ये सप्लाई है, सप्लाई ऑफ सर्विस। आपको पढ़ा दिया सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर यहां तक समझ आया? तो क्लैरिफिकेशन बस इतना ही है? नहीं, असली क्लैरिफिकेशन इसके नीचे है, ये पार्ट। ऊपर के पार्ट में भी कुछ लैंग्वेज है, बाद में पढ़ा था। असली क्लैरिफिकेशन ये है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो अमाउंट पेएबल है वो अगर टॉलरेट नहीं करने के लिए है, मतलब जो अमाउंट आप पे करें वो इसलिए लगाया गया आप पर कि आप डिस्करेज हो अ ब्रीच और वायोलेशन, तब ये सप्लाई नहीं होगी। सर कुछ नहीं समझा, सब बताऊंगा। एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको बोला मेरा बिजनेस करना है, उसके लिए मुझे मशीनरी चाहिए, आप मशीनरी सप्लायर है, आपने बोला ठीक है बना दूंगा। तो हमने एग्रीमेंट किया, 2 महीने में मशीन बन के रेडी हो जाएगी। मैंने एग्रीमेंट में आपसे लिखवा लिया था क्लॉज में, अगर 2 महीने में नहीं बनी तो मेरे बिजनेस में होगा मेरे को लॉसेस, और आपको हर दिन का 1000 रुपए करके लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो मैं 1000 रुपए आपसे चार्ज करूंगा, अगर एग्रीमेंट के तहत 2 महीने में काम आपने नहीं किया, आप मुझे मशीनरी सप्लाई करें और मैंने आपको बोला मेरे को बिजनेस के लिए 2 महीने में ही मशीनरी चाहिए, तब आपको मशीन का वैल्यू मैं पे कर दूंगा। लेकिन अगर 2 महीने में नहीं मिला तो फिर एवरीडे डिले का मुझे मजबूरन आप पर लगाना पड़ेगा 1000 रुपए चार्ज, क्योंकि मैं बेयर नहीं कर पाऊंगा ये चीज, क्योंकि आप जो डिले करोगे ये मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बिजनेस में लॉसेज होगा, और उस लॉसेस की वजह से प्लीज कंपेंसेट मी विद द डैमेजेस, जो भी मेरा डैमेज होगा उसका पेमेंट करिए आप। अगर इस तरह का कोई चार्ज मैं आपसे ले रहा हूं तो बताइए वो चार्ज मैं आपसे टॉलरेट कर सकता हूं इसलिए ले रहा हूं, या टॉलरेट नहीं कर सकता हूं इसलिए ले रहा हूं? सर ऑब्वियसली टॉलरेट नहीं कर सकते इसलिए ले रहे हैं। तब आपको नहीं लगता लॉ का मीनिंग में ये फॉल ही नहीं कर रहा है? सर कैसे बताइए? आइए, सप्लाई कब होती है? जब रिफ्रेन कर रहे हो। रिफ्रेन का तो यहां कोई पॉइंट है नहीं, टॉलरेट कर रहे हो और मैं आपसे जो चार्ज ले रहा हूं वो टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा इसलिए ले रहा हूं, तो ये कैसे हुई सप्लाई? डू एन एक्ट का तो ये केस ही नहीं। आइए, तो इसका मतलब अगर मैं टॉलरेट नहीं कर सकता इस वजह से चार्ज लिया, तब तो ये सप्लाई नहीं है। बट अगर मैं आपसे जो चार्ज ले रहा हूं वो एज अ फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नॉन कंप्लायंस, मतलब अगर आप मुझे टाइमली नहीं दे सकते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक फैसिलिटी देता हूं मैं आपको कि आप मुझे फाइन फी पेनल्टी पे कर दो, तब इसका मतलब एग्रीमेंट से क्या समझ कोई इश्यू नहीं है, बदले में मुझे फाइन पेनल्टी फी दे दो, तब लॉ कहता है ये सप्लाई है, क्योंकि टॉलरेट करने के लिए पैसा लिया। अब बात को समझिए तभी समझ आएगा। मैं आपसे पैसे टॉलरेट नहीं कर सकता हूं इसलिए ले रहा हूं, तब तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि सप्लाई के मीनिंग में ही नहीं आएगा। ये मीनिंग में क्या था? रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, डू और सिचुएशन और डू एन एक्ट, और मैं टॉलरेट नहीं कर सकता इसलिए चार्ज ले रहा हूं, तो ये सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर मैं टॉलरेट कर सकता हूं इसलिए चार्ज ले रहा हूं कि मैं टॉलरेट कर लूंगा, एक फैसिलिटी देता हूं, आप डिले करो बट हमको पैसे दे देना, तब ये सप्लाई है। तो एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट बेसिस पे देखा जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको चिल्ला कर बताएगा टॉलरेट करने का चार्ज है या टॉलरेट नहीं करने का चार्ज है, आपको खाली वर्डिंग्स पे ध्यान देना है, सप्लाई नॉट अ सप्लाई डिसाइड करने के लिए। एग्जांपल दे देता हूं, आप
के साथ मेरा अरेंजमेंट है, मैंने बोला मुझे 10 दिन में पैसा चाहिए, अगर 10 दिन में पैसा नहीं मिला तो एवरी डे का मैं फी लगाऊंगा। अब आप बताइए 10 दिन में अगर पैसा नहीं मिला तो एवरी डे का जो मैं फीस लगा रहा हूं वो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, या आपको एक फैसिलिटी दी है कि 10 दिन में पैसा दो, नहीं होता है तो आप फी के साथ दो। सर ये फैसिलिटी की तरह है, जब जब फैसिलिटी की तरह होगा तब तब ये सप्लाई होगा। इसका मतलब अगर मैं डैमेजेस के लिए रिकवरी मांग रहा हूं तब ये माना जाएगा टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं डैमेजेस की रिकवरी मांगता हूं तब ये सप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन फी फाइन पेनल्टी नॉर्मली लगाया जाता है जब मैं टॉलरेट कर सकता हूं। वो आपको क्वेश्चन का वर्डिंग पढ़े बिना नहीं समझ आएगा। हाँ, अब इसके लिए मैं आपको इतना एडवाइस दूंगा, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है वो आप जरूर करना, नहीं तो मेरे बुक में तो बहुत क्वेश्चंस है इस पर, वो भी कर सकते हो आप, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सर एक बार और देखो, अग्रीइंग टू डू एन एक्ट या रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट इन केसेस में, या टॉलरेट एन एक्ट इन केसेस में लॉ कहता है ये सप्लाई मानी जाएगी अगर देयर इज एन एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड एग्रीमेंट प्लस कंसीडरेशन भी है तो ये सप्लाई मानी जाएगी। बट जो सप्लाई तभी मानी जाएगी जब टॉलरेट कर सकते हैं उसका चार्जेस है। हाँ, अगर टॉलरेट नहीं कर सकते उसका चार्ज लिया गया लाइक डैमेजेस की रिकवरी, ये तो टॉलरेट नहीं कर सकते इसलिए मैं डैमेज का कंपेंसेशन मांग रहा हूं, वो केसेस में ये सप्लाई नहीं होगी। बस इतना क्लियर कर लीजिए। बाकी आप चाहो तो मैंने यहां पर भी और वर्डिंग्स लिखा है, ये आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है तो लैंग्वेज कितनी भी दे दो, देखो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये सब रीड नहीं करवाया, सीधा क्रक्स बता दिया। इतना समझो, आपका काम हो गया यहां तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन की तरफ, ट्रांजैक्शन बिटवीन जॉइंट वेंचर और उसका मेंबर्स। देखो, टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स टू द जॉइंट वेंचर एंड वाइस वर्सा, या तो मेंबर जॉइंट वेंचर को दे रहा है या जॉइंट वेंचर मेंबर को दे रहा है, या इंटर से बिटवीन मेंबर्स आपस में एक दूसरे को टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हैं। लॉ ने क्लियरली बोला इस पर जीएसटी आएगा क्योंकि ऐसा नहीं माना जाएगा कि जॉइंट वेंचर और उसका मेंबर एक ही एंटिटी है, ऐसा क्लैरिफिकेशन आपको पहले से भी पता है। दूसरा पॉइंट, कैश कॉल्स मेड बाय मेंबर्स इन द नेचर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब आप समझिए, 4 आदमी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया और पहले से ही उन्होंने अग्री किया कि हम सब 1-1 लाख रुपया देकर 4 लाख से जॉइंट वेंचर का काम शुरू करेंगे। ये 1 लाख रुपया जो 4 मेंबर ने दिया है, चारों मेंबर का जो 1 लाख है, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ये ट्रांजैक्शन इन मनी की तरह है, ये कोई सप्लाई नहीं है, ना इस पर जीएसटी आएगा। नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज, मेयरली ट्रांजैक्शन इन मनी। तो बस इतना सा क्लैरिफिकेशन, और कुछ नहीं है, लॉजिकल था। आगे बढ़ते हैं, इंडिया के बाहर गुड्स को आप लेकर गए फॉर एग्जीबिशन या कंसाइनमेंट बेसिस पर फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये पढ़ के ही क्या क्लियर हो रहा है सर, माल अभी तक सप्लाई हुए ही नहीं है, सिर्फ माल इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है। तो क्या ये अभी सप्लाई हुई है? आंसर इज नो। बट जब एक्चुअल में माल इंडिया के बाहर बिक जाएगा कोई कस्टमर को, रिसिपिएंट को, तब मानेंगे सप्लाई हुई है। आइए देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, द अबव एक्टिविटी, अगर ये स्केड्यूल 1 में फॉल नहीं करना चाहिए बस, क्योंकि बिना कंसीडरेशन भी सप्लाई वहां हो जाता है। डू नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई एज, उस वक्त कोई कंसीडरेशन नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इतना ही है, और कुछ नहीं है। अब लास्ट क्लैरिफिकेशन, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। सर ये क्या कंसेप्ट, हमको कुछ भी नहीं समझ आया। देखो, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको मेरा एक चार्ट रेफर करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली आपको चार्ट में लेके जाता हूं। आइए इस कंसेप्ट को समझने के लिए चार्ट देखिए। एक कॉन्ट्रैक्ट है, देखिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो 2 टाइप का हो सकता है, लीजिंग सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट या फिर माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये हमेशा टैक्सेबल होगा। इसके अंदर जो भी सप्लाई दी जाएगी, एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे या गवर्नमेंट ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और बोला हमको माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन सर्विस आप दीजिए, मतलब आप जमीन में खोदिए और देखिए कहीं पेट्रोल माइनिंग से निकल जाए। अगर ये काम मैं गवर्नमेंट को करके दूं, चाहे किसी को भी करके दूं, लॉ कहता है इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं लूंगा तो ये सप्लायर यहां पर जो भी है उसको उस सप्लाई पर टैक्स देना पड़ेगा, मतलब टैक्सेबल सप्लाई है। अब बात करते हैं इसी का दूसरा पार्ट में, लीजिंग सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आपने मुझे जगह लीज पर दी है। इस केस में उल्टा है, सप्लायर आप है, मैं नहीं, मैं तो लीज में जगह ले रहा हूं, मैं तो आपको पैसे दूंगा या क्या दूंगा बताऊंगा। आपने मुझे जगह क्या दी, लीज पर दी, सर फाइन। तब क्या होगा, देखो 2 पार्ट, कॉस्ट पेट्रोलियम, प्रॉफिट पेट्रोलियम। सर ये क्या चीज है, हमें नहीं समझ आया। देखो समझाता हूं अब मैं। आपने मुझे जो जगह लीज पर दी उस पर मैंने खुदाई की और मैंने देखा उसमें से कहीं पेट्रोल निकलता है क्या, तो निकला पेट्रोल। अब एज पर मेरा और आपका एग्रीमेंट क्या डिस्कशन था, सुनना ध्यान से। एग्रीमेंट ये था कि जो भी पेट्रोल निकलेगा उसमें से मेरा जो माइनिंग करने में जितना खर्चा जाएगा, पहले मैं वो खर्चा रिकवर करूंगा पेट्रोल बेचकर,
वो अमाउंट जो मुझे रिकवरी हो रही है, ये मैंने किसी और को सर्विस नहीं दी, मैं खुद ही लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट करके खुद ही खुदाई कर रहा हूं और मेरा खर्चा को पेट्रोल बेचकर रिकवर कर रहा हूं। ये अमाउंट जो मैंने रिकवर किया है, लॉ कहता है ये सप्लाई नहीं है, इसलिए टैक्सेबल नहीं है। लेकिन मान लो पेट्रोल की क्वांटिटी एक्सेस निकली, मतलब सर, मतलब ये कि मेरा खर्चा रिकवर हो गया, उतना पेट्रोल तो निकला, और भी पेट्रोल निकला है, माइनिंग करने से एक्स्ट्रा पेट्रोल निकला, उसका क्या करूंगा मैं? सुनना ध्यान से, प्रॉफिट पेट्रोलियम का शेयर दूंगा लेसर को। अब समझा सर? इसका मतलब ये हुआ, मेरा और आपका एग्रीमेंट था लेसर लेसी का, आप लेसर हो, मैं लेसी हूं, मैंने आपसे जगह लीज पर ली, माइनिंग की, देखा पेट्रोल निकलता है कि नहीं निकलता, निकला पेट्रोल, तब मेरा जो खर्चा लगा उतना मैं रिकवरी कर लूंगा पेट्रोल बेचकर। वो रिकवरी जो मुझे रिकवर हो रही है, ये मेरा सेल्फ सर्विस का रिकवरी है, ये किसी तरह का सप्लाई नहीं है, यहां कोई को मैं कंसीडरेशन नहीं दे रहा, ना कोई मुझे दे रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, एक्सेस पेट्रोल जो निकला है उसको कहते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम, मतलब सरप्लस पेट्रोलियम, प्रॉफिट पेट्रोलियम। उसमें से आपके साथ मेरा अरेंजमेंट था कि आप क्योंकि जगह मुझे लीज पर दे रहे हैं, तो मैं पेट्रोल अगर निकलेगा तो उसका शेयर आपको दूंगा। इन अदर वर्ड, आपकी लीजिंग सर्विस के बदले में मैंने आपको पैसे नहीं दिया है, प्रॉफिट पेट्रोलियम का शेयर दिया है कि भाई अगर सरप्लस पेट्रोल निकला तो उसका शेयर मैं आपके साथ बांटूंगा। लॉ ने बोला ठीक है ऐसे कर लो, किया अगर, तो लॉ क्या कहता है? एज लीज चार्जेस, ये मेरे लिए लीज चार्जेस की तरह है, क्योंकि देखो पेट्रोल निकला, लीज की जमीन मेरी है, फिर भी मेरे को आपके साथ शेयर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जमीन आपकी थी, आप लेसर हो, तो आपको जो भी मैं दे रहा हूं प्रॉफिट पेट्रोलियम का शेयर, वो माना जाएगा लीजिंग सर्विस के अगेंस्ट दे रहा हूं। तब इसमें दो चीज याद रखना, अगर यहां पर गवर्नमेंट है लेसर, अगर गवर्नमेंट है या अदर लेसर कौन है ये चेक करना है। अगर जमीन एक गवर्नमेंट की थी, लेसर वो है, तब यहां पर एग्जेम्पशन है, ये चीज मैं एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। यहां पर एग्जेम्पशन है, ये चीज हम एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर अदर्स है, प्रॉफिट पेट्रोलियम का शेयर मैं अदर देन गवर्नमेंट किसी को दे रहा हूं, तब वो पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई एग्जेम्पशन लॉ में नहीं लिखा। ये है पूरा कंसेप्ट। सर शॉर्ट में बताइए, देखो माइनिंग करने के लिए पेट्रोल की दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या तो मैं माइनिंग सर्विस दे दूं, चार्जेस ले लूं, पेट्रोल निकले ना निकले वो अगला जाने, क्योंकि मुझे तो खाली माइनिंग की सर्विस देनी थी, उस केस में मेरी सर्विस टैक्सेबल है, वैसा कोई एग्जेम्पशन लॉ में है नहीं, वो तो नॉर्मल हो गया, एक तरफ हो गया। दूसरा तरीका, मैं आपसे जगह लीज पर लूंगा, खुद माइनिंग करूंगा, और पेट्रोल अगर निकलता है तो उसमें से मेरा खर्चा पहले रिकवर करूंगा, सरप्लस पेट्रोल में से शेयर आपको दूंगा, क्योंकि आपकी जगह लीज पर मैंने ली है, मतलब लेसर को मैं पेमेंट कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम या सरप्लस पेट्रोलियम। ओके सर, तो अब सवाल है कॉस्ट पेट्रोलियम और सरप्लस पेट्रोलियम का क्या करना है। कॉस्ट पेट्रोलियम तो कोई टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा ही खर्चा लगा, मैं ही रिकवर कर रहा हूं, यहां पर किसी और को सर्विस मैंने दी नहीं। लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम जो मैं आपको दे रहा हूं, उसका टैक्सेबिलिटी का क्या करना है। अगर आप लेसर गवर्नमेंट है तो वो एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और अगर अदर्स है तो एग्जेम्पशन है नहीं लॉ में, इसका मतलब वो पार्ट टैक्सेबल होगा। लीजिंग का पैसा आपने मुझसे लिया ये माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। ये हो गया कॉस्ट पेट्रोलियम प्रॉफिट पेट्रोलियम का पूरा कंसेप्ट। आप चाहो तो इसी चार्ट को आप ड्रॉ कर लो पॉज करके, और आप चाहो तो मेरी वहां से लैंग्वेज पढ़ सकते हो, बट मैं लैंग्वेज इस क्लास में नहीं बताऊंगा, रेगुलर क्लासेस में करवाता हूं वो चीज। तो चलिए इसके साथ ही आप सबका ये पार्ट जो था ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो आप सबका सप्लाई चैप्टर ओवर इसके साथ।